अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज, मंडे टू फ्राइडे 9 से 11 बजे लाइव हमारे साथ आपने होना है। ये तो भाई आपकी मतलब ये सेट कर लें, हाँ अलार्म इसका सेट कर लें कि 9 से 11 हमारे साथ। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शंस चाहिए नहीं, ऑप्शंस तो हैं लेकिन ये बेहतरीन ऑप्शन है। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि वो जो हम बातें करंट अफेयर्स और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है वो उस लेवल पे बताते हैं कि सब कुछ समझ आए। ये बहुत जरूरी है। वो लोग जो कि न्यूज वैसे भी नहीं पहले देखते थे, यार क्या और डिप्रेसिंग क्या ये वो, हम जैसे आपको बताएंगे ना आपको अच्छा लगेगा और पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी। पता बहुत अच्छी लग होना रही हैं चाहिए। आप आज। क्या बहुत अच्छी लग रही है आप। डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं? मैं बहुत अच्छा बोल रही थी, ऊपर से आ रही थी, ज़ोहैब ने कहा मैं क्या इसको डिस्ट्रैक्ट करूं कि बात जो है ना फौरन फॉर्मेट पे आ जाए। असल में हमारे पास पता है कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो मैं इसलिए भी ज़ोहैब को कुछ नहीं कहती कि मुझे पता है प्रेशर है इसको बहुत ज्यादा ऊपर से प्रेशर आ रहा है क्योंकि हमारी टीम भी ऊपर बैठती है यहाँ की। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर शो लोग पसंद कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रही है कि ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, हाँ। लेकिन वो लोग देखते हैं ना कि हर चीज है इस शो के अंदर, इस 2 घंटे के अंदर उन्हें सब कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। मेरे लिए कितना मुश्किल है कि हम लोग यूज्ड टू हैं कि एक गेस्ट के साथ 2 गेस्ट के साथ 2 घंटे बात करनी है, और यहाँ होता है कि मुझे लगता है कि जैसे कोई पीछे भाग रहा है, यार जल्दी करो कि 1 मिनट में 2 मिनटों में हमें कितना कुछ बताना पड़ता है। इतना कंटेंट है, यहाँ हर वैरायटी मिलेगी आपको। सही बात है। तो हम बढ़ते हैं, दुकानों में नहीं होता बाजी, यहाँ हर वैरायटी मिलेगी आपको, शेल्फ में सब कुछ है माकूल दाम में। यहाँ भी कुछ चीज छोड़नी नहीं है ना, कुछ लोगों की एक मतलब भी होती है कि शेल्फ में सब एक चीज होनी चाहिए ताकि कहीं और जाए ना कस्टमर। कंटेंट आता है, मैं तो परेशान रहती हूँ रात को देख के, हाथ कांपने लगे, इतना कुछ बोलना है कैसे होगा। बिल्कुल ऐसे और हो ही जाता है। तो खैर हम टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं और हमारी पहली टॉप स्टोरी है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हाल ही में एक ऐसे दुश्मन को शिकस्त दी है जो हमसे 5 गुना बड़ा था, और भारत ने ये जो हम पे जंग मुसल्लत। अच्छा, ये जो ये खिताब कर रहे थे ये आज़रबाईजान के यौम आज़ादी पर वो खिताब हो रहा था, और उन्होंने कहा कि आज यौम तकबीर भी था और उनका यौम आज़ादी था, तो मुश्तरका तौर पर उन्होंने सेलिब्रेट भी किया, और पाकिस्तान ने इन दोनों मुल्कों की तुर्की और आज़रबाईजान की दोस्ती की मिसालें भी दी, और कहा कि हमेशा से हम इस बात का आज़म जाहिर करते हैं कि हम दुनिया के अमन के लिए काम करेंगे। और फिर इसके साथ साथ कुछ मुआहदे भी हुए। सुने को बहुत जबरदस्त ट्रेड डील हुआ है जी आज़रबाईजान के साथ। वहाँ तो ट्रम्प भी परेशान हो रहे होंगे यार कि यार ट्रेंड तो मैंने भी शुरू किया था, ये यहाँ इतने जबरदस्त डील कर रहे हैं। अच्छी बात है, कारोबार होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान 28 मई को एटमी ताकत बना। आज पाकिस्तान यौम तकबीर और आज़रबाईजान का यौम आज़ादी एक साथ बनाया जा रहा है, ये खिताब किया उन्होंने। बहुत अच्छे तरीके से उन्हें रिसीव भी किया। तो आग लग गई होगी, हॉस्पिटल जाएं आप, प्लीज चेक कराएं, बर्न यूनिट में भेजें नरेंद्र मोदी को, क्योंकि जिस तरह हमारे माशाल्लाह दोस्तों के साथ ताल्लुकात और मजबूत हो रहे हैं, मोदी को बर्न यूनिट में चले जाना। बिल्कुल। इसके साथ साथ ये भी आपको खबर दें कि तीनों वहां मौजूद थे, आज़रबाईजान के भी सरबराह मौजूद थे, तुर्की के भी रजब तैयब एर्दोगान थे और शहबाज शरीफ थे। तो इस मौके पर तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि ये 3 मुल्क हैं लेकिन एक जान है। वाह, ये जुमले देखे ना, बड़े जुमले काउंट करते हैं इस तरह के। उन्होंने कहा कि ये हैं तो 3 मुल्क, आज़रबाईजान, तुर्की और पाकिस्तान, लेकिन ये एक जान है, एक कौम की तरह ही है। और ये दुनिया को एक मैसेज जा रहा है कि जब आप अपनी दोस्ती दिखाते हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ भी दिखा रहे हैं। आप याद रखें ये जंगों का जमाना है, जंगों का दौर है, और हर चीज का एक मैसेज देना बड़ा जरूरी है दुश्मनों को कि हम वी आर वन, वी आर यूनाइटेड। तो आप एक से नहीं लड़े, आप सबसे लड़े, ये सोच लो। बिल्कुल। तीनों ममालिक के रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी का भी ऐलान किया, तो ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है इस दौरे से। जो हम बात करेंगे कि इससे क्या हमें अचीव हो रहा है, तो देखें 2 अरब डॉलर के मुआहदे भी इसका भी ऐलान हुआ है आज़रबाईजान के साथ। और आज़रबाईजान के सदर ने कहा कि तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद है। तुर्क सदर ने भी इस इत्तेहाद को वक्त की जरूरत करार दिया, जैसे आप कह रही हैं। अब आप देखिए कुछ चेंज आ रहा है, पाकिस्तान को लेके एक चेंज ग्लोबली आ रहा है, वरना जब भी हम कुछ डील या कुछ करने जाते थे ना, एक ऑपोजिशन सी आ जाती थी। एक इधर से इंडिया बोल रहा है, कहीं दूसरे मुल्क से कोई बोल रहा है, अभी आप देखें सब चुप है। ये आप देखें कितना जरूरी है एक मुल्क के लिए आजाद होना और उसका स्ट्रांग होना, कि वो उसके बाद उसकी सही बदल जाती है कि कोई उसको मुखालिफ भी करता है तो 10 दफा सोचता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जाहिर है आपके दोस्त, और जब जरूरत होती है तो वो फिर आपका साथ देते हैं, और फिर इससे आपकी स्ट्रेंथ में मज़ीद मुझे पता लग रहा है ये बहुत जरूरी था। ये जो भारत को दिखाना, मुंह तोड़ जवाब देना, क्योंकि कब से अपने लोगों को बता रहे थे, बोलते रहते थे अरे हम तो पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, हर तो ये कर देंगे, जब कर दिया तो क्या करोगे, कहां भागोगे, कर दिया, देख लिया,
शर्मिंदगी भारत को हुई, और मोदी यकसरी। सरकार को हुई, हो गया। अब बस अब हमारा सुकून। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक किसी और को हमारे पास कमजोर ना जी, समझें आप कि बिल्कुल ये कि ऐसे। आप साइज में आपका इतना भी, आपका मुल्क का साइज इतना है तो जी आप ये पावर है वो पावर, ऐसे कुछ नहीं नहीं, होता। ऐसा नहीं होता। आपकी सफारतकारी कितनी अहम है, आपके दोस्त कितने हैं, आपके नेबर्स आपके साथ कितने अच्छे उनके ताल्लुकात हैं, इकोनॉमिक टाइज आपके साथ, तो ये काउंट करता है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और खबर है, ये तो तीनों ममालिक ज़ाहिर है यकजान, और फिर चाइना भी हमारे साथ, वो तो हमारी दोस्ती ट्राइड एंड टेस्टेड है। एक हमें फ्रंट का जरा प्रॉब्लम वहां पर थी, अफगानिस्तान का मसला जो था। बिल्कुल। और मैंने आपको कहा था, अब मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये भी जो है ना, जी। ये भी इंशाल्लाह हमारे जो तो हालात और अफगानिस्तान ताल्लुकात से जुड़ी बेहतर खबर टॉप स्टोरी हमारी ये है कि वहां ये कहा जा रहा है, उनके ऑफिशियल्स की तरफ से बयान दिया गया है कि अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क खुसूसन पाकिस्तान में लड़ना जायज नहीं है। तो ये तालिबान की तरफ से जो कार्रवाइयां होती हैं, स्प्लिंटर्स जो वहां पर काम करते हैं, अफगान हुकूमत इस पे कंडेम भी करती है और वो कहती है कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। तो वाज़ेह तौर पर अब ऑफिशियली उन्होंने बयान दिया है कि ये इसको जिहाद बिल्कुल भी ना समझा जाए, और अपनी सरजमीन से अगर हुकूमत यानी अमीर हुक्म देगा तो किसी भी सरजमीन पे अगर हमने कर दो जंग होगी वो, तो लेकिन वो हमारे हुक्म के बाद होगी। नरेंद्र और हम मोदी को अगर मैसेज समझेंगे दे रहे हैं एक तरह से बिल्कुल देखा ऐसे जाए ही है। ऑफिशियली। वैसे आपको क्या लगता है कि दे मीन इट? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, आपको क्योंकि लग देखिए रहा है ना, कि वो नहीं, उनको जेन्युइनली अपनी- चाहते हैं कि बस बहुत हो गई, अब उनको भी तरक्की करनी नहीं, है, बिल्कुल उनको ऐसे ही, भी अब क्योंकि इस देखिए- नई चक्कर में पड़ना। एग्जैक्टली, क्योंकि उनको अपनी हुकूमत को कंसोलिडेट करना है है। ना? अब उनकी हुकूमत आ चुकी है वहां पर। पहले तो वो यूएस से लड़ रहे थे, उससे पहले यूएसएसआर से वो लड़ रहे थे, लेकिन अब जबकि हुकूमत आ गई तो वो भी वहां के भी थिंक टैंक ये सोच रहे हैं कि अपनी हुकूमत को हम मजबूत करें, मुस्तहकम करें, सिफारतकारी के जरिए मुल्कों से ताल्लुकात आगे बढ़ाएं और एक अमन का पैगाम दें। और ये भी सोच रहे होंगे कि भाई पाकिस्तान से बिगाड़नी नहीं चाहिए हमें, सब बिल्कुल। सोच रहे हैं ये तो। ये तो अफगानिस्तान भी सोच रहा होगा कि नहीं भाई, हमने साइड जो है ना हमारी सही नहीं है, हम दोनों के साथ जरा थोड़ा बेहतर चलें। बिल्कुल। या ये कि पाकिस्तान जो है क्या बिल्कुल, ये जबरदस्त फितना और पावर है, खवारिज की तरफ दुनिया से ने जो देखा। कार्रवाइयां होती थी, अफगान तालिबान ने फितना और खवारिज को इंतबा जारी कर दिया। अफगान तालिबान के कमांडर सईदुल्लाह सईद ने ये पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि एक जगह से दूसरी जगह हमले करने वाले अफराद को मुजाहिद कहना गलत है, और मुख्तलिफ ग्रोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क जिहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं हैं। जिहाद के नाम पर हमले करने वाले ग्रोह शरीयत और अफगान अमारात दोनों के नाफरमान हैं। क्योंकि देखें ना, उसको आपको ये ओवर द इयर्स पता है कि जिहाद को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिहाद का नाम लेके दहशतगर्दी और लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है, उन्हें खुद कुछ। तो अब ये वाज़ेह तौर पर ये अहकामात आना अफगान हुकूमत की तरफ से बहुत जरूरी है, क्लियर मैसेजिंग है। देखिए सालों से इनके यहाँ जंग चल रही है, अब ये कह रहे हैं कि अब हम भारत की जंग भी लड़े। क्यों कोई किसी के लिए जंग लड़े? आप सिर्फ अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं, किसी और के लिए आप क्यों एक उनका पॉन बने, एक उनका जो है ना पपेट बने, आलायकार बने? ये अच्छी बात है कि उनको ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं भाई, हमें इस खित्ते में अमन चाहिए, सबको सवाए भारत को। मजीद थोड़ा सुन लें। सईदुल्लाह सईद ने वाजे किया कि अपनी अना या ग्रोह की वाबस्तगी की बुनियाद पर किया गया जिहाद शरीयत के मुताबिक फसाद तस्वुर किया जाएगा, और दिफाई माहिरीन कहते हैं कि यह बयान पाकिस्तान की दाखिली सलामती, बयानिए और आलमी सतह पर सिफारती मौक़िफ़ को मजबूत करता है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मजबूत करता है, और ये रियलाइजेशन अफगान हुकूमत में आना, हम इनकी सपोर्ट करना बनता है और इनसे बातचीत के रास्ते खोलना, क्योंकि रियलाइजेशन तो आ चुकी है। तो अब इसको मजीद हमें देखना है और इनको लूप में लेना है। चाइना ने वो कोशिश की है कि सी पैक के जरिए इनको भी लूप में लिया जाए और इन्वेस्टमेंट वगैरह मईशत के जरिए इनको एक साथ मिलकर बिठाया क्या जाए। बात है, हवा बदल रही है, हवा बदल रही है, जो बात है बचपन से देख रहे चीजें, हमें बड़ा विक्टिमाइज किया इन्होंने, अब हवा बदल गई है। अच्छा, दूसरी तरफ परेशान है। बिल्कुल, ये तो हमारी टॉप स्टोरीज हो गई। दूसरी तरफ हो क्या रहा है इंडिया में, क्या हो रहा है? अब इंडिया में कैंपेन्स चल रही हैं, ऐसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ऐसी कैंपेन्स चला रहे हैं कि भाई चंदा करो और अपने मुल्क के दिफाई सिस्टम को बेहतर करो। अब या तो सार्केस्टिक हो रहा है या फिर एक्चुअली वो कोई चंदा करके कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क का दिफाई सिस्टम बेहतर हो जाएगा। ये तो हमारे जवानों को रोटी और गोली की बात कर रहे थे, ये तो आपके नौजवान जो हैं वो तो क्या कहते हैं उसको, वो जो हाथ में लेके आप भीख मांगते हैं, कटोरियां। जी, भीख की कटोरियां लेके तो ये निकल पड़े हैं आपके अपने नौजवान। नरेंद्र मोदी का आप क्या ख्याल है भाई? अब ये बिल्कुल, तो एविएशन एंथुसियास्ट एक कोई तंजीम उन्होंने बनाई सोशल मीडिया पर। उन्होंने मोदी से अपील कर रहे हैं वो कि इस मंसूबे पर फौरी तवज्जो दें। और मंसूबा है क्या? मंसूबा जनाब ये है कि एक कोई ऐसा बनाना है, इंजन उन्होंने बनाना है, कावेरी जेट इंजन। इस पे पहले कभी कोई काम 1980 से काम हो रहा था और वो काम रुक गया फिर, और ये वो चाह रहे होंगे, मेरे ख्याल है ये इसमें बड़ा सार्केज्म भी है, मुझे लग रहा है, और है ना महसूस हो रहा है। और वो जो अरबों के अब मजीद ये जेट्स, फाइटर जेट्स खरीदेंगे, राफेल उन्होंने और खरीदने हैं,
तो उस पे लोग परेशान है कि यार खाने को हमारे पास रोटी नहीं, हम भिखारी बन गए हैं। हाँ। ये आप अरबों की अभी जहाज लेंगे, खुद बना लो भाई ये कावेरी जो 1980 का, इसी को बना लो, कुछ तो कर लो। और चंदा करने की जो बात, जहां तक बात है, वो कह रहे हैं कि हर इंडियन जो है वो चंदा देगा। तो आप देखें, तरजीहात देखें, एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है, या फिर इसको सार्केज्म भी कह सकते हैं आप, तो समझ नहीं आ रही। इंडियन शहरी गैर महफूज अपने आप को तस्वुर कर रहे हैं, ये बात इस चीज से वाज़ेह है। तो हमें ज्वाइन किया है, बिल्कुल गुर्बत को ना उन्होंने कैमोफ्लेज किया है। याद रखें, एक बात जहन में डाल लें कि ये जो आपको इनकी जीडीपी और ये नजर आती है इनकी जी इतने अमीर, ये सिर्फ 5% ऑफ भारत के लोग हैं। 95% जो भारत है इतना गरीब है कि एक जो अफ्रीकी मुल्क है उससे भी बदतर उनकी बिल्कुल हालत ऐसा ही है। तो मेजर रिटायर्ड मीसम रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मीसम साहब, आपने वक्त दिया। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? सर वालेकुम सलाम। ये मुझे बताया, भारत से तो बड़ी अजीब अजीब सी खबरें आ रही हैं। कल ये खबर आई कि कोई उनकी तंजीम है इस तरह की, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। अब मुझे तो ये लग रहा है, मुझे और नादिया को ये लग रहा है कि तनकीद ही कर रहे हैं वो शायद मोदी पर, कि भाई खुदा के वास्ते हमें महफूज बनाओ, दिफाई सिस्टम पे खर्च करो। आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों के साथ मेरा को तीसरा चौथा प्रोग्राम है। आप ये जब से ये हमने इसकी इस इंजन की और केवेरी की और ये सारी जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, GTRE बेसिकली इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं तो खैर 1959 से जब ये एस्टेब्लिश हुई थी, अभी फिर इसका वो SV रमथा साहब इनके जो डायरेक्टर हैं, इसकी भी मैं सारी हिस्ट्री कुछ चंद दिन पहले ही मैंने पढ़ी। अच्छा, ये सारे का सारा एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। अच्छा। जिसके पीछे ये कवेरी इंजन के पीछे पड़े हुए हैं। पहले इन्होंने इसको जो उनका फाइटर जेट तेजस जो था उसके अंदर इसको डालने की कोशिश की और बड़ा प्रचार हुआ उस वक्त। और GTRE जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, गैस टरबाइन जो एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने एक डिफेंस रिसर्च के प्रोग्राम पे, जो सिर्फ चंदा खा रही है और कुछ नहीं कर रही। और फाइनली अब फिर उन्होंने चंदा इकट्ठा करने के लिए वो मुहिम शुरू कर दी है। तो पहले इन्होंने तेजस में इसको सेट किया, तेजस उड़ाए, 3 जहाज इनके क्रैश कर गए जो सारे टेस्ट फ्लाइट्स वाले थे। लेकिन मैं ना मानू वाली रट वो शुरू से इनकी है। तो फाइनली जब 2 तेजस और गिरे और 8 पायलट दे डाइड बिकॉज ऑफ दिस इंजन। लेकिन अब पीछे इतना पैसा लग चुका हुआ था तो ये उसको पंप करते रहे। फाइनली पायलट्स ने इसको उड़ाने से इनकार कर दिया। अच्छा, और ये नादिया बैठी हैं और नादिया को बहुत अच्छी तरह पता है कि पायलट जो है आसानी से किसी बात से इनकार नहीं करता। बिल्कुल। तो बड़ी गलत बात है कि कैसे आप जो है ना ये इतनी कीमती जानें जाया कर रहे हैं और अभी भी चल रहा है, अभी भी उम्मीद है। और आपने जो बात की ना, बाकी ये कोई मेरे ख्याल कोई फंड्स इकट्ठे करने हैं, कुछ इसका चक्कर भी हो सकता है। ये फंड्स की गेम है, ये सारी फंड्स की गेम है। ये भी है। और स्पेशली जो इनका ये जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है ना, ये 1959 से ये बेसिकली क्या है कि इनके जो डिफेंस टॉप नॉचेस हैं एंड इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो सारे टॉप नॉचेस हैं, ये पैसा सारा इससे पाइपलाइन से उनकी जेबों में जा रहा है। काम कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि सर अब दिफाई, हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा था ना कि कोई दिफाई तंसीबात के लिए या अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए चंदा किया जाए, कौम चंदा करे, जबकि आप 350 अरब आप कह रहे हैं कि $350 बिलियन की इकोनॉमी आपकी। तो 2 बड़ी अलग अलग पिक्चर्स नजर आ रही हैं इससे। तो मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दूं कि ये जो इनका एस्टेब्लिशमेंट है ना बेंगलोर में, जहां ये इंजन बन रहा है, और ये मैं 8 दिन पहले की स्टोरी बता रहा हूं कि इनकी बिजली गई वहां और 8 घंटे तक कोई स्टैंड बाय जनरेटर भी इस ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं था। यानी कि जो लोग अभी तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो स्टैंड बाय जनरेटर ऐसा नहीं बना सके कि जो पूरी कंपनी को बिजली सप्लाई कर ले, विच इज वेरी नॉर्मल थिंग। जी बिल्कुल। तो इन्होंने क्या इंजन बनाना है और दुनिया कहां पहुंच गई है कि अब कहां अमेरिकन F-35, कहां वो जो चाइना वाला और हमारा जो J-35 आ रहा है, फिर जापान वाला X-2 आ रहा है। अब दुनिया कहां पहुंच गई है और ये अभी तक 1980 वाले तेजस के जो कैवेरी इंजन है उसके ऊपर अब जाके चंदा इकट्ठा होना शुरू हुआ है। मुझे तो लगता है ये हमारे किसी एक्स जो
एक हमारे भी इधर एक चंदा कट्टे हुआ डैम बनाने वाले थे, उससे कई इम्प्रेस हो गए हैं और ये उससे को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो वो डैम का बना वही इनके इंजन का बनेगा। जी जनरल साहब, ये बताइएगा जो नरेंद्र मोदी का भी जो उसने बात की पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, रोटी खाओ वरना गोली है मेरे पास, स्टूपिड इनसेन आदमी तो ये है, ये बात करने का क्या मकसद है, क्या कहना चाहते हो? वो जो बड़ी खूबसूरत DGISPR साहब ने वो उस दिन बात की थी कि गेट आउट ऑफ दिस बॉलीवुड मूवी डायलॉग्स, ये अभी तक उस फ्रेम ऑफ माइंड में। मैं आगे बात करने लगा था एक बचपन की अपनी, हम स्कूल जाया करते थे ना सियालकोट में गांव से, तो कैंट में मेरा स्कूल था। तो उस वक्त कैंटोनमेंट बोर्ड वालों ने नए नए ट्रक लिए कूड़ा फेंकने वाले। अच्छा, वो ट्रक आगे से बिल्कुल नया होता था, बड़ा ब्रांड न्यू ट्रक था, और लेकिन जब वो कचरा लेके पास से गुजरता तो बड़ी स्मेल आती थी नाक पे। हम हाथ रखते तो हमारे वैन वाले ने उसका नाम रखा हुआ था पंजाबी में कि अगू शोध पिछू गो। एग्जैक्ट अब इंडिया का इस वक्त वो हाल है। फ्रंट पे इनके $1 ट्रिलियन इकोनॉमी सारी की सारी, और पीछे से रिजल्ट जीरो। और वो रिजल्ट आपने जिस तरह इसने जिस नौजवान नस्ल को, बेसिकली मैं आपके प्रोग्राम से के तवसत से ये बात, बड़ी अच्छा क्वेश्चन किया आपने जो मोदी ने नौजवान नस्ल को एड्रेस किया हमारी को, इनकी सारी की सारी इंटेलिजेंस रिपोर्टें ये थी इस जंग से पहले कि नौजवान नस्ल सारी की सारी फौज के खिलाफ है, और वो आप लोगों ने बस एक इल्जाम लगाना है और एक हल्का सा अटैक करना है और पाकिस्तान की सारी नौजवान नस्ल फौज के खिलाफ उठ के खड़ी हो जाएगी। ये इनकी, मैं आपको अथॉरिटी के साथ ये बता रहा हूँ, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, सारी फेल हो, बिल्कुल सारी फेल हो बुरी तरह। सारी नौजवान नस्ल पाक फौज के पीछे खड़ी थी, और जिस तरह कौम लड़ी फौज के साथ मिलके, उसकी मिसाल तो पूरी दुनिया में नहीं। सही। अब जब मोदी के पास वो रिपोर्टें थी, तो फिर एक दफा फिर उनकी रिपोर्टों वालों ने कहा कि नहीं आप उस यूथ को और नौजवान नस्ल को दोबारा एड्रेस करें, वही पोटेंशियल है। तो अब वही अगू शोध पिछू गो वाला हिसाब है इनका कि अब ना इनसे अब टेक्नोलॉजी में हमारे साथ जो शुरू से सुनते आ रहे थे जी, भारत IT में बहुत आगे निकल गया। बिल्कुल जी, बेंगलोर में क्लेम्स ही क्रैश हो गए। हमें भी अच्छा, कितनी सारी चीजें तो हमें भी नहीं पता था कि हमारी इतनी स्ट्रेंथ्स हैं, हम इतने काबिल हैं, हमें भी पता, हमारे लिए भी बड़ा आई ओपनर है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और सर, ये अभी जो अफगानिस्तान एक बात के IT के रिलेटेड, जब इन्होंने इंक्लूडिंग आपका चैनल, हमारे चैनल बंद किए इंडिया में, तो हमारे माहिरीन ने क्या किया कि जो YouTube इनका चल रहा था, उस पे हमारे ISPR के गाने ऐड में इनके चला दिए। अब जब इंडिया में कोई YouTube खोलता, उसकी ऐड में हमारे कौमी तराने, और वो स्किप भी नहीं हो सकता था, पूरा देखना था। कमाल, बिल्कुल ऐसे ही है, ये आपसे दुश्मन के घर जाके मार के आए हैं उसको। एक सवाल, ये जो पेशरफ्त हुई है अफगानिस्तान में, ये सर कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फितनाल खवारिज के खिलाफ तो हमारी जंग जारी है और जानों के नजराने आर्म फोर्सेस के जवान पेश कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी तरफ से ये रियलाइजेशन कि उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि कोई भी स्प्लिंटर अगर इस तरह की कार्रवाई कर रहा है तो ये बिल्कुल भी जिहाद नहीं है और अफगान हुकूमत की कोई से सपोर्ट नहीं है, बल्कि इंतशार फैलाने के मुतरादिफ है। कितना अहम है ये बयान उनकी तरफ से? देखिए, ये अल्टीमेटली इस रात मुस्तकीम पे सूनर और लेटर हर बंदे ने आना ही आना। उसकी वजह क्या है? ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खित्ते से ठंडी हवा आई हुई है। जिस तरह इकबाल से किसी ने पूछा ना, जब वो अपना PhD कर रहे थे, तो उनसे पूछा कि तू किस मुल्क का रहने वाला है, तो उन्होंने उसको उस वाक़े को एक शेर में बयान किया कि मीरे अरब को आती है ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो अब ये नील के साहिल से लेके ताबहक काशगर, वो वाला अब एक लाइन अब बनने जा रही है। अब रियलाइजेशन अफगानिस्तान को भी बहुत अच्छी तरह हो गई है, और जो फैंटी भारत को पड़ी है, इसने बहुत सारे लोगों को कान कर दिया कि भाई जो पावर जो एग्जिस्ट वो करती है, वो यही एक मुल्क है जो नडर होकर लड़ता है, और जो अपने दुश्मन को चाहे मुल्क के अंदर हो चाहे बाहर हो, ये उसको अब छोड़ेगा नहीं, अब सीधा हो गया। तो ये, और मैं तो इसको इस तरह बयान करता हूं कि जिस तरह वो नया पाकिस्तान की बात होती थी ना, तो ये 10 मई के बाद ये है नया पाकिस्तान। अब यही वो मुल्क है जिसकी इस खित्ते में जिसकी हां से हां होनी है,
और यही वो मुल्क है, यही वो कौम है जिसकी नाम एक इस खित्ते की ना होगी। और अब आपने प्राइम मिनिस्टर के ये जो 4 मुल्कों का दौरा किया है, जी, जी। इसका रिस्पॉन्ड आपने देख लिया है, आपने बॉडी लैंग्वेज देख ली है। बिल्कुल। जिस तरह ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम को जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे थे जब, जी, और दुनिया हैरान होकर देख रही थी कि हमने ये तो कभी पाकिस्तान के देखा ही प्राइम नहीं ऐसे दौरे, ऐसे वार्मली मिलना, बात जी। करना हमने नहीं कभी देखा सालों में। तो अफगानिस्तान तो अभी बहुत अच्छी बात है, एंड वी अप्रिशिएट दैट कि उनको टाइमली अभी भी, आल्दो के थोड़ा देर है, लेकिन अभी भी उनको ये रियलाइजेशन हो गई है कि अब हम पाकिस्तान के अंदर किसी फितरे को सपोर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। अगर हमने एग्जिस्ट करना है तो पाकिस्तान के साथ मिलके एग्जिस्ट करना है, बिल्कुल। अदरवाइज अफगानिस्तान भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता बिल्कुल। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के बाद। जी, को एग्जिस्टेंस की बात है और ज़ाहिर है ये रियलाइज। बहुत शुक्रिया मिसम साहब, आपकी साहब बहुत शुक्रिया। और बाकी मुझे पता है क्या, देखिए एक तो हम ये जो ममालिक हैं जिनमें थोड़ी सी पहले कंफ्यूजन थी कि जी किसकी साइड पे हमायत करें, अगर हमायत करते भी थे तो इजहार नहीं इतनी ओपनली करते थे, ठीक है ना। अब ये समझ आया कि हम में एक तो खून का रिश्ता है, वो है मजहब का, मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो ये तो हमें वैसे ही एक कर देती हैं। तो अगर हम एक वाकई हो जाएं तो हम कितनी स्ट्रांग बड़ी पावर हैं। जो मुल्क नहीं होना चाहता हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो इस खित्ते में हैं उनको एहसास हुआ कि हमें एक होना और है, ये रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, द थ्रेट्स, द लॉस, व्हाटएवर, लेकिन यूनिटी में हमारी स्ट्रेंथ और हमारा सर्वाइवल है। और माशाल्लाह पाकिस्तान और इस ये साइड, एहसास पाकिस्तान की ताकत देख के हुआ, ये जो उन्होंने बड़ी फाइन बात की, उन्होंने बड़ी फाइन बात की, उससे क्लैरिटी हाँ, आ गई उससे कि जी clarity पहले अगर हम चुपके भी थोड़ा सपोर्ट हम इस तरह जाहिर नहीं करते थे, अब हम खुल के कहेंगे कि वी पता आर चल विद गया कि पाकिस्तान। और क्योंकि हमारे टाइज True बड़े to स्ट्रांग है, one. बॉन्ड एक है break हमने हमारा। लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइज एंड शाइन में वेलकम। मैं हूं नादिया खान, मेरे साथ कौन है, गेस करें? ज़ुएब हसन है जी, डेली की तरह, बिल्कुल हर रोज की तरह ज़ुएब हसन, जो कि माशाल्लाह कभी छुट्टी नहीं करते। हाँ। ये लास्ट टाइम आपने शो से छुट्टी कब की थी? मैंने नहीं की थी, अभी तक नहीं की, पूरा छुट्टी साल लेस नहीं। जा रहा हूँ मैं। ये खास एक ना ट्रॉफी बनानी चाहिए, वो जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स को देते हैं कि जी सबसे ज्यादा अटेंडेंस नो छुट्टी वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, जो शुरू किया, बहुत आगे जाएंगे जो शुरू आप। किया संभलते कुछ ये क्या, अभी समझ जाएगा, फिर छुट्टी पे जाऊंगा, फिर अभी समझ जाएगा, छुट्टी पे जाऊंगा, लेकिन अभी जरा हो नहीं पा रहा ऐसा। क्या बात तो वो ये मुझे लग रहा है इकट्ठे ही जो है ना महीने की छुट्टी लेंगे, मेरे लिए बड़ी टेंशन हो जाएगी। जब छुट्टी का सोचा, एक थोड़ा सा क्राइसिस सा आ गया। लेकिन गर्मियां समर वेकेशन है, मैं तो जाऊंगी भाई। हाँ, और मैंने सही। सोचा कि इस दफा ना इकट्ठी छुट्टी के बजाय ना 3 छुट्टियां डिवाइड करके ली हाँ, जाए, इस तरह ली है ना, ये भी सही है। बिल्कुल, अब जाएंगे इंशाल्लाह, अब जाएंगे। हालात तो वाकयात बता रहे हैं कि अब छुट्टी पे भी जाएंगे। इंशाल्लाह। क्या बात है जी। अच्छा, खेल कूद के मैदान में क्या हो रहा है, जी बताएं। जी, खेल कूद के मैदान में बहुत कुछ हो रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट अब आहिस्ता आहिस्ता संभल रही है। बांग्लादेश अभी बांग्लादेशी पाकिस्तान में है, 3 T20 मैचेस हैं। पहला T20 मैच पाकिस्तान ने जीत लिया, बांग्लादेश को हरा दिया है। बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की तरफ से। और लेकिन बांग्लादेश के लिए भी हम कहेंगे यूहू, माशाल्लाह हमारे बिल्कुल। दोस्त हैं और हमारे गेस्ट थे, तो लेकिन दोनों ने अच्छा खेला। अच्छा इनका स्टे रहा हाँ, हो। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश की टीम कोई ऐसी आ गई है जो बहुत हल्की टीम हो। सही। बहुत अच्छा उन्होंने भी खेला और पाकिस्तान ने उनसे ज्यादा अच्छा खेला। 201 रन पाकिस्तान ने बनाए पहले खेलते हुए, और पाकिस्तान के हसन नवाज ने 44 रन बनाए, बेहतरीन खेला। शादाब खान ने भी बहुत जबरदस्त, और सलमान अली आगा जो कि टीम के कप्तान है, कप्तान का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है ना। इसका तो मतलब उन्होंने है मोराल थोड़ा सा बेहतर हुआ है टीम बिल्कुल। का, अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। और आगे जो कौन सी आपकी गेम्स होने वाली हैं? बहुत, अभी तो बहुत कुछ आ रहा है, वर्ल्ड कप भी साउथ आना है। एशियन और कहते हैं ना सब उसको, चीजें। जी, साउथ एशियन कहते हैं। नहीं, बहुत सारी गेम्स है अभी क्रिकेट में, बहुत क्रिकेट जो इवेंट्स है आने ना वाले हैं। मेरा बड़ा थोड़ा अभी भी वीक पॉइंट है नाजरीन। मुझे सिर्फ एक खेल के बारे में पता है, वो है गोल्फ, बिल्कुल। और उसका कहीं जिक्र ही नहीं होता। और जनाब हसन अली ने फिर बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा भी किया और 5 विकेट्स ली, तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर, सभी उनको जानते हैं, तौसीफ अहमद साहब ने। तौसीफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा तौसीफ भाई, मुझे बताएं कि कल का मैच दोनों टीम्स, हम यही कह रहे थे पहले भी कि अगर क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करें तो बराबरी की टीम्स इनको कहा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान को कुछ टैलेंट अच्छा मिला है और हसन अली भी दोबारा वापस आए। पहले पाकिस्तानी बैटिंग की हम बात करते हैं। हसन नवाज को आप कैसे देख रहे हैं? 44 रन उसने बनाए और बहुत ही भरपूर शॉट्स खेली हैं, हाई एल्बो रख के वो शॉट्स खेला लड़का, तो ये 2-3 टैलेंट हमें मिल गए। आप जरा गुफ्तगू का आगाज कीजिए।
शुक्रिया। एक तो पहले आपने ठीक कहा कि कुछ लड़के हमें मिले हैं और पीएसएल ने जाहिर है हमें पहले भी प्लेयर एक तो इस फॉर्मेट के लिए दिए थे। जहां तक आपने बात की कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के, तो एक्चुअल हम हैं बॉटम पे 8-9 हम दोनों टीमों का है रैंकिंग में, बट हम इस रैंकिंग के उसमें नहीं है क्योंकि हमारी ये रैंकिंग तो होनी नहीं चाहिए। बांग्लादेश तो हमसे काफी नीचे था। भारत जो पहले हुआ था वो आपको पता ही ये सारा कुछ है, और हम और फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। आपने खुद बताया कि इम्प्रूव आ रही है, तो इम्प्रूव हर जगह इम्प्रूवमेंट की तो जरूरत होती है और है। बिल्कुल मैच की आपने बात की, बहुत खुशाइन बात है कि आप मैच जीते हैं और काफी टाइम से लोगों को नहीं मिल रहा था, लेकिन जो क्रिकेट को देखते हैं वो यही कहते हैं कि हमारा और इस फॉर्मेट में हमारा उनका मुकाबला नहीं है। लेकिन हमने कुछ प्लेयर्स को आपने नाम दिए, बिल्कुल हमने ट्राई किए और कुछ को अभी नहीं किया, और कुछ को किया है तो वो सिर्फ इसलिए किया है पुराने, लेकिन इसलिए हमने किया कि हम हार ना जाएं कहीं इनसे भी। तो हमने देखा, तो जब आप टीमें बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप चेक करें ये पिचेस ऐसी हैं, उसमें आप फरहान को आपको खिलाना चाहिए था। दायरा है साइम अयूब पहले भी खेल रहे हैं और वो अभी टीम से सच बाहर नहीं हो सकते, और फखर जमान की भी बात हम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल फरहान टॉप इस वक्त थे, और आगे मैच में दे दें उनको चांस। देख लेना इन लोगों को, देख के फिर एक बैलेंस टीम आप बना लें। आपने हसन नवाज की बात की, यस बहुत अच्छा है। इसके अलावा नईम एक है, मोहम्मद नईम, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी भी है। तो लड़के 3-4 ऐसे हैं जिसकी हमें हमेशा होती थी कि जी मिडल ऑर्डर नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है, लेकिन ये इस वक्त और इस सिचुएशन में तो हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और ये विकेट को तौसीफ भाई कैसा देखा आपने? इतना कोई डिफिकल्ट तो नहीं था, लेकिन जल्दी साइम अयूब का आउट हो जाना, और वो पहले ही कमिट कर गए, कैच दे दिया, मतलब बॉलर बैक ड्राइव कर रहे थे वो। और ये जो फखर जमान की बात आपने की है, फखर जमान पीएसएल में भी हमने फॉर्म में नहीं देखा, उसके बावजूद वो टीम में आ गए। आपने सही निशानदेही की, साहबजादा फरहान को और दीगर को मौका मिलना चाहिए था, उन्हें रेस्ट देना चाहिए फखर जमान को थोड़ा में। देखिए फखर जमान एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अब हम टेक्निक पे जाएंगे। हम तो टेक्निक की बात कर सकते हैं कि हर आजकल के दौर में सब वीडियो एनालिसिस होते हैं, सारे एनालिस्ट वहाँ बैठे होते हैं, सब पे होमवर्क करते हैं। किसी को बाउंसर पे कहते हैं ये हल्का है, किसी को कहते हैं ऑफ स्टंप पे इसको करो, ये नहीं खेल पाता। तो मतलब ये होम सारा वर्क कर लेते हैं सारा, तो उसी पे इनका फ्लो जो है वो लेग साइड पे बहुत है। रन्स किए इन्होंने काफी, इंडिया के खिलाफ हमें जितवाया था और वो अब तक चला आ रहा है सारा। लेकिन उनके पास एक फ्लो है, उनका लेग साइड पे बहुत खेलते हैं, और वो मेरे ख्याल उनको पांच जगह पे नहीं। साइम इंजरी के बाद नहीं है वो उस फॉर्म में नजर आ रहा। साइम के बारे में कुछ करने की जरूरत। हाँ बिल्कुल, हमें नजर आया कुछ उनके कोच ने जो थे पीएसएल में, उन्होंने कहा जी वो अभी फिट नहीं थे या कुछ नहीं थे। मेरा ख्याल तो सारा कुछ फिटनेस का जो होता है वो ट्रेनर और ये सब देखते हैं और उसके बाद टीम में लेके आते हैं। जी तौसीफ भाई, थोड़ा ये बताएं कि पाकिस्तान और भारत के कोई क्रिकेट मैच का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? जो भी हालात से हम गुजरे हैं, सारा कुछ जो अब क्या देखते हैं आप? साथ कभी खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, क्या होगा? देखिए बज़ाहिर मुझे अभी नहीं लग रहा कि कोई ऐसा कुछ होने लगा है, लेकिन वो खेलेंगे जरूर। अब हम नहीं खेलेंगे, वो हमसे खेलें तो खेलें, हम नहीं खेलेंगे। हम नहीं कहेंगे कि आप हमसे खेल लें, हमने बहुत करके देख लिया उनसे, बिल्कुल, और उसके नतीजे में आपने हमें हमेशा जो है गलत हमारे साथ किया। तो अब आप किसी पे कह लें, चाहे वो जो कुछ हुआ है उसकी वजह से कह लें, मगर आपका वो शक्ल आपकी है नहीं कि आप जो है वो हमसे कह सकें कि हम नहीं खेलेंगे। नहीं खेलें, आप जाइए, आप नहीं खेलते हम। और आएंगे तो फिर हम देख लेंगे आपको। लेकिन ये जो अभी हमारा इवेंट आने वाला है थोड़े हफ्ते बाद, उसमें अगर आपने, हम भी नहीं जाएंगे आपके पास खेलने, आपका इवेंट है, हम कहीं और खेलेंगे। अगर आप खेलना चाहें, हम आपको इंसिस्ट नहीं करेंगे। हमारा क्रिकेट बोर्ड हमारी हमने बहुत करके देख लिया है, जी, बहुत किया हमने, और हमें इन्होंने एक वक्त में तो ये हो गया था कि हमारे लोग तंग हो गए थे। अभी देखिए ना, कल आप देख लें कितना रश था। एक बांग्लादेश की टीम आई और स्टेडियम भरा था। आपने 6-8 साल हमें बिल्कुल जमीन पे गिरा दिया, हम जाके दूसरी जगहों पे खेल रहे थे। तो
अब वो टाइम नहीं है। ठीक है, आपकी टीम, आप में भी प्रॉब्लम तो शुरू हो गई है काफी आप लोगों में, लेकिन हम क्रिकेट के हिसाब से हम कहते हैं भाई आपकी टीम अच्छी है, सोबर है, हम क्रिकेटिंग बात करते हैं, हम पॉलिटिक्स पे नहीं जाते। फिर क्या प्रॉब्लम है, खेलें ना, जहां पर भी मिले मौका खेल लें। लेकिन ये कि आप हमें लेट डाउन करके या हमें ऐसा करके नीचा दिखा के आप, तो वो टाइम हमारा अब आपका निकल गया। बहुत बस सही बात की। अब आप अपना खेलें, हम अपना खेलें। और तौसीफ भाई, आप क्या समझते हैं, वेन्यूज भी थोड़े से हमें मुख्तलिफ शहरों में लेके जाना चाहिए क्रिकेट को? हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गए कि अब लाहौर में ही मैचेस होते हैं, इससे जरा यानी कहते हैं ना कि वो ग्रास रूट लेवल पे जितना क्रिकेट को फरोग मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा। तो ये टाइम है अभी कि हैदराबाद का स्टेडियम बने या फिर दीगर मुल्तान, इधर उधर मैचेस होने चाहिए। तो कहते गवादर में भी होने चाहिए मैचेस। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि होने चाहिए, वेन्यू चेंज होने चाहिए, बट एक्चुअल होता क्या है कि आपको खुद भी पता है कि ये जो इंटरनेशनल लेवल की जो होते हैं उसमें 2-3 रिक्वायरमेंट तो बहुत जरूरी होती हैं, जिसमें 5 स्टार होटल की बड़ी जरूरत होती है। हमारे पास बड़ा अच्छा मुल्तान में वेन्यू है, हमारे पास फैसलाबाद इज वेरी गुड, मतलब पहले हम इसी में खेलते थे सारा कुछ। सिक्योरिटी, फिर दूसरा सिक्योरिटी, उसका भी थोड़े मसाइल आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सिक्योरिटी से भी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हमें छोटी जगहों पे हम ले जाएं मैच, और वहां ले जाके आप देखिए क्राउड अभी भी फुल हो जाता है वहां पे जाके। तो बड़े शहरों में या अगर आपने करना है तो एक जगह पे, कराची में है तो एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 आपके पास ऐसे वेन्यू होने चाहिए कराची में, जहां आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हो। आपके पास एक वेन्यू है, वहां भी आपकी पब्लिक नहीं आती, इतना कुछ है। तो इसका लंबे लबाब मैं यही कहूंगा, बिल्कुल आप देखें इस्लामाबाद पिंडी में आ रही है पब्लिक का, अभी तो गर्मी बहुत थी, बट आई थिंक ये लोग मोहब्बत करते हैं, और छोटी जगह पे आप लेके जाएंगे इन जगहों पे, डेफिनेटली जो है हमारे ग्राउंड भर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आपने हमें वक्त दिया। और अगले साल की जिस तरह हो कि जो सर्दियों में है ना, ये मैचेस शुरू हो जाएं, नवंबर से जो है जाके फिर सिलसिला ये अप्रैल तक चले, ये मंथ्स जो है ना हमें लूज नहीं करने। PSL हो जाए या कोई भी सीरीज हो, मुझे समझ आता है अगर आपने क्राउड को पुल करना है तो द वेदर हैज टू बी राइट, वरना ये चैलेंज बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मौसम की बात करते हैं। मानसून का आगाज, बिजली, पानी, ये जब बातें होती है ना डिप्रेशन सी हो जाती है। ये खैर बता रहे हैं कि मुल्क भर में मानसून का आगाज होने जा रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब की जो सूरत हाल है वहाँ नजर ही आ रहा है ये। लेकिन मानसून का आगाज कुछ इस तरह हो रहा है कि तूफानी हवाएं चलती हैं और नुकसानात भी होते हैं। इस तरह पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशों की वजह से जानी और माली नुकसान भी हुआ है। इसमें सवाल ये पैदा होता है कि NDMA और PDMA और NDMA, ये दोनों इदारे पहले से अलर्ट करते हैं आपको, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और नेशनल है। तो ये जब आपको पहले से बताते हैं तो उस सिलसिले में इकदाम क्यों नहीं किए जाते और लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अक्सर ये होता है कि बारिशें होती हैं, मानसून सीजन शुरू होता है, उसके बाद लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात वहाँ तो बहुत ज़्यादा इस तरह के रिपोर्ट होते हैं। तो ये दोनों इदारे, इनका मुतहर्रिक होना बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर इस वेदर में। कि ये इनका काम है, सुना हमने ये कि ये इनका काम है, अभी ये क्यों नहीं अपना काम कर रहे, ये सवाल है। खासतौर पर इस बदलते मौसम की सूरत हाल में। तो हमें ज्वाइन किया वेदर एक्सपर्ट जवाद मेमन साहब ने। जवाद साहब, मौसम पे डाल देते हैं सब कुछ। हाँ, हम तो क्लाइमेट पे डाल दिया, मौसम पे डाल दिया, उसका कसूर है, क्यों क्यों बरसा, क्यों बारिशें नहीं हो रही, हम क्या कर रहे हैं, वो खैर है। बिल्कुल। जवाद साहब, वेलकम करते हैं आपको शो में। मुझे बताएं, पहले तो ये बताएं कि वेदर चेंज जिस तरह हो रहा है और जैसे अचानक से तूफान आता है, तूफानी हवाएं चलती हैं, पंजाब में हमने देखा, तो इस सिलसिले में तो मजीद हमें मुतहर्रिक होने की जरूरत है PDMA और NDMA को। आप क्या देखते हैं इसको? जी बहुत शुक्रिया जुबैर भाई। बिल्कुल इसी तरीके से है। पिछले 1 महीने से जो है वो इन इलाकों में खुसूसी तौर पर सिंध और पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं और जो अपर पंजाब के जो इलाके हैं, पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक जो सिस्टम्स आ रहे हैं, इनकी वजह से जो है वो इन इलाकों में काफ़ी आंधी, शदीद तूफान, ज़ालाबारी, बिजली गिरने के वाक़यात देखने में आ रहे हैं। बेसिकली हो ये रहा है कि मे बीइंग द वन ऑफ द हॉटेस्ट एंड द ड्राइस्ट मंथ, हमें पता है कि पाकिस्तान में होता है, लेकिन इस साल जो ग्लोबल पैटर्न्स हैं वो इतनी तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं कि कुछ मगरबी हवाओं के सिस्टम जैसे ही इन इलाकों की तरफ बढ़ते हैं और ऑलरेडी वार्म और मॉइस्ट एयर जो है वो इन इलाकों में मौजूद होती है, ग्राउंड कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हीटेड होती हैं, तो इस तरीके के तूफान और इस तरीके की आंधी का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। ये कुछ हद तक रेयर केसेस में होता है, लेकिन इस साल जो है ये काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहा है। लेकिन इसके आने के जो सिचुएशन होती है, ये आने वाले जो सिस्टम है उसकी क्या इंटेंसिटी रहेगी, ये किन किन इलाकों को इफेक्ट करता है,
इसके हवाले से जो है वो काफी हद तक जो है हमें 3-4 दिन 5 दिन पहले, हफ्ता दिन पहले भी जो है वो फोरकास्ट आ जाती है, नॉलेज में आ जाता है। तो इस हवाले से सबसे पहले जो है वो लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, और फिर जो लूज स्ट्रक्चर हैं, दरख्त वगैरह हमने देखे, साइन बोर्ड वगैरह हमने देखे, इनके लिए जो है वो फौरी इमरजेंसी बेसिस पे अगर इकदाम किए जाएं इदारों की जानिब से, तो डैमेजेस को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल। और अभी अब क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज जा रहे हैं, कुछ प्रिपेयर्ड ही नहीं है, कुछ छोटी गाड़ियों में जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं बगैर किसी तैयारी के। और आप कौन से एरियाज को कहेंगे, मार्क करेंगे कि ये बड़े डेंजरस हैं मौसम के लिहाज से? देखिए दादिया, नॉर्दर्न एरियाज के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर हमारे यहाँ जो रोड्स हैं, जो हाईवेज हैं, आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो है वो इस तरीके की कॉशियस एक्टिविटीज होती रहती हैं। लेकिन इन दिनों जो है वो उन इलाकों में भी जो है वो बारिशें हैं, तेज हवाएं हैं। इनफैक्ट अभी जो 2-3 दिन पहले जो सिस्टम आया था जिसमें पंजाब के भी काफी सारे इलाकों में आंधी और तूफान था, हमने देखा कि बाबूसर टॉप और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला भी देखने में आया है, जो मई के महीने में जो है वो रेयर है। जब इस तरीके का मौसम ओले पड़े थे, इतनी तेजी से चेंज होता है, हाँ, वो जो पिछले महीने ओले पड़े थे, मतलब सिलसिला नहीं तबाही हुई थी उससे। तो नॉर्दर्न एरियाज में इन दिनों जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंटली वेदर चेंज के हवाले से जो है वो अपने आप को लाजमी प्रिपेयर रखें। खुदा ना खास्ता आपके रास्ते में कहीं लैंडस्लाइडिंग हो जाती है या इस तरीके की कोई सिचुएशन होती है, लंबा टाइम अगर रोड पे गुजरने के लिए रह जाता है, तो एटलीस्ट आपके पास थोड़ी बहुत फूड और वाटर सप्लाई लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल। और एयरलाइंस वालों से भी मैं खास रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आपने जरूर कहीं ना कहीं पहुंचना ही होगा, पायलट्स ने भी रिस्क मत लें कि जी पहुंचना ही है। इतना सा भी आपको डाउट है, जो पिछली भी फ्लाइट गई है ये बहुत बड़ा रिस्क था। अगर आपको थंडरस्टॉर्म, तूफान, किसी चीज का भी खदशा है, प्लीज ये कुछ चैलेंज लेके, आपने किसी ने कुछ नहीं प्रूव करना, इतने सारे लोगों की जानें होती हैं, क्यों दाव पे लगानी है? तो फ्लाइट्स ना जाएं अगर जरा सा भी आपको रिस्क लगता है। ये पायलट से मैं खास तौर पर रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज डू नॉट टेक द रिस्क। जवाब साहब ये बताएं कि कराची के मौसम से मुताल्लिक क्या अपडेट है? मुमकिन तौर पर कैसा मौसम रहेगा? मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है, जून के एंड तक शुरू होगा, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? जोएब भाई, इन दिनों तो कराची में जो है वो शदीद गर्मी है। फीस लाइक टेम्परेचर जो है वो हब्स की वजह से आप यकीन करें कि 48-50 तक भी जा रहा है, कुछ इलाकों में 50 को भी क्रॉस कर चुका है। आज भी शहर कराची में इस वक्त सुबह के 10 बजे के करीब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो फीस लाइक टेम्परेचर इन इलाकों में ऑलरेडी 44-45 तक जा चुका है। आज टेम्परेचर भी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगा, 40-42 की रेंज तक जा सकता है। मानसून के हवाले से जिस तरह आपने बताया कि तकरीबन 1 महीना अभी बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि जून के बिल्कुल आखिरी दिनों में जो है वो सिंध में, कराची समेत सिंध में जो है वो मानसून जो है वो दस्तक दे सकता है। इस साल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सिंध के दीगर इलाकों की तरह शहर कराची में भी मानसून जो है वो कुछ मामूल से ज्यादा बारिशें ला सकता है, जिसके हवाले से उम्मीद है, क्योंकि शहर में आखिरी जो अच्छी बारिश हुई थी वो 31 अगस्त 2024 को हुई थी, और अब तकरीबन 9-10 महीने हो चुके हैं शहर में किसी भी किस्म की खातिर खां बारिश का नहीं देखी गई है। इस वजह से एक तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो गर्द गुबार है वो ज्यादा है, उसकी वजह से बीमारियां भी जो है वो शहर में। तो कराची में बारिशों का क्या टाइम पीरियड बता रहे हैं आप जवाद? कराची जून में के एंड में, जून के, और अभी इन दिनों में क्या मौसम की सूरत हाल है कराची में? इन दिनों तो नादिया शदीद गर्म मौसम है, शदीद मरतूब मौसम है। ह्यूमिडिटी लेवल्स इतने ज़्यादा हैं कि फीस लाइक जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे, इवन रात के औकात में भी जो है ये 40 से 42 डिग्री के करीब चल रहा होता है, जो ह्यूमन बॉडी को फील होता है, जिसे हम फीस लाइक टेम्परेचर कहते हैं। चाहे रात का 12 बजे हो, 1 बजे हो, इतनी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर हब्स की शिद्दत बरकरार है। अनफॉर्चुनेटली अगले 10-15 दिनों तक ये सिचुएशन इसी तरीके से कंटिन्यू करेगी। वो तो ठीक है, लेकिन जब ये आएगा सिस्टम, जब ये सिस्टम आएगा, आप कह रहे हैं मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी, तो मतलब कितनी ज्यादा कोई अलार्मिंग सूरत हाल बन सकती है? क्योंकि इस सिलसिले में इकदाम तो वो हम देखने में नहीं आ रहे, नैरो यानी नालों की सफाई का मामला है या डिप्रेशन में जो एरियाज हैं उनको देखने का, तो आप देख रहे हैं कोई इकदाम? नहीं, देखें जोएब भाई, मामूल से कुछ हद तक ज्यादा, लाइक फॉर एग्जांपल मामूल से 13 या 15% जो है वो एक अंदाजे के मुताबिक बारिशें जो है वो नजर आ रही हैं। तो ये इतनी ज्यादा कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है जिसे हम स्लाइटली अबव नॉर्मल का हम नाम दे सकते हैं, कह सकते हैं। तो इतनी ज्यादा तो सिचुएशन अलार्मिंग नहीं है। रही बात नालों के हवाले से, तो अभी हमारे पास देखें पूरा 1 महीना है
इसमें हमारे पास काफ़ी हद तक टाइम मौजूद है कि इकदाम अगर किए जाएं तो आने वाले मानसून के सीज़न में जो है वो शहरियों को बड़ी परेशानी से जो है वो बचाया जी, जा सकता है। थैंक यू जी, सो मच बहुत जवाब शुक्रिया। साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी इस लास्ट ईयर तो हमने जो डीएचए वाला एरिया एटलीस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा देखा कि रोड जो हैं खोद के बना बहुत रहे हैं, problem हुई महीनों लोगों हमें को, प्रॉब्लम भी बिल्कुल। हुई है, लेकिन यही सोच के सब्र कर लिया कि अब जो बारिशें आएंगी उसमें आसानी होगी, डीएचए में पानी नहीं खड़ा होगा क्योंकि बहुत खतरनाक सिचुएशन क्योंकि देखिए सिंध हुकूमत के भी जो तर्जुमान और लोग हमारे साथ आते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के, वो यही कहते हैं कि अभी हम ये जो सीवेज का सिस्टम है इसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लाइंस जल रही हैं, और इसी वजह से वो ये कह रहे थे कि जल रही हैं क्योंकि जब बारिश होगी तो फिर ये पानी खड़ा नहीं होगा, लेकिन अब देखना पड़ेगा। अब ये टेस्ट का टाइम तजुर्बा आ गया कि करना, जो हाँ। एक साल हमने इतनी तकलीफ उठाई है तो क्या वाज इट वर्थ इट और नॉट। और इसके अलावा जहां काम हो रहा है यूनिवर्सिटी रोड, वहां तो खुदाइयां हुई हुई हैं, जिना एवेन्यू पे खुदाइयां हुई हुई हैं, तो वहां क्या होगा? सड़कें बन के नहीं दे रही। हमारे शो पे आते हैं, कहते हैं जून तक, commitment दी थी, मैं आपको जून याद है तक ना वो? खामोश हूँ, जून तक उसके बाद मैं बोलूंगी कि रोडें क्यों नहीं 9, रेडी हुई। 8, जी हाँ, 7, जून की बात हुई थी। 6, बिल्कुल सही। 5, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद 4, वापस आएंगे। ब्रेक कीप लेते हैं। वाचिंग राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी वेलकम Welcome बैक back. आफ्टर द ब्रेक। और टॉक बैक जो है बाल बनाते बनाते साइड पे हो निकल गया। गया साइड पे हो हाँ गया। जी, वो साइड पे रहता है आपका अक्सर, मैं देखता हूँ ये आप खामखा ना करेंगे बाल बनाते बनाते, आप अक्सर ये करती हैं। है ना, हो जाता गलत है। बात है ये। मैं इतना नहीं खो करना जाती हूँ चाहिए शो में। ऐसे। मुझे एक बात बताओ, तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये बताओ फाइनल डेस्टिनेशन देखिए। हाँ देखिए, देख अभी देख के आया नई हाँ, वाली, मैंने देखी। कैसी लगी? ये फाइनल डेस्टिनेशन एक सीरीज है फिल्मों की, बड़ी खौफनाक खतरनाक। हाँ। मैंने एक आध देखी थी, उसके बाद मैंने कहा तौबा, क्योंकि पहले इतने फोबियाज हैं, उसके बाद मैंने कहा और नहीं फ्लाई करना, ट्रेन में नहीं जाना, सड़क क्रॉस नहीं सीरीज करनी। ऐसी है या कुछ तो, कुछ मूवीज ऐसी जी, है वो सीरीज में आती है और वो उनका जो है ना उसी तरह का जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस। बिल्कुल उसमें कहानी कुछ इस तरह की, कोई डेडली एक्सीडेंट्स हो जाते हैं वक्त से पहले, एक को जरा थोड़ा वो देख लेते हैं ख्वाब में और उसके बाद उसको रोकते हैं और फिर जो है डेथ उनके लिए आती है, बड़ी खौफनाक। और ये पार्ट तो शदीद हिट हो रहा है। आपको पता है क्या हुआ? एक इसका शो हो रहा था अर्जेंटीना में और मूवी देख रहे थे लोग और छत गिर गई आगे से, बिल्कुल। और वो बहुत सारे लोग शुक्र है बच गए, लेकिन आगे जो खासतौर पे एक खातून जो बैठी हुई थी, उनके पैर पे आके जो है छत का हिस्सा लगा। और वाइल वॉचिंग पैरानॉर्मल एक्टिविटी कोई हो गई। जी जी ऐसे भी हो जाता है। ये फाइनल डेस्टिनेशन चल रही थी, अच्छा ख्याल तो करें मैंने- आप। ठीक है। अच्छा जी, फाइनल डेस्टिनेशन तो खैर यहाँ क्या, यहाँ भी कुछ मामला क्या चल रहे हैं बिजली के और उसके बहुत ही मुश्किल हो इनकी गया। डेस्टिनेशन समझ नहीं आ रही मूवी से भी कि ज्यादा इलेक्ट्रिक क्या चाह रही है, बिल हम दे रहे हैं, ठीक है जी, उसके बावजूद जो इतना जुल्म है, ज्यादती है कराची वालों के साथ। आपकी सोच है कितने कितने घंटे जो है लाइट है ही नहीं, कोई रात को सो नहीं सकता, काम पे कैसे सुबह जाएं, गैस के अलग मसाइल हैं, वो भी लोड शेडिंग चल रही बिल्कुल है, ऐसे ही लेकिन है। बिजली ने और पानी ने तंग किया हुआ है शदीद। बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है। 18 घंटे बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां लोड शेडिंग हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, एहतजाज किया जा रहा है। अच्छा हुआ ये कि जो के इलेक्ट्रिक के सीईओ है मोनिस अलवी, उनको बुलाया गया वहाँ पर, इस्लामाबाद बुलाया गया और वहाँ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनअत व पैदावार का इजलास हुआ। अच्छा उसमें हुआ ये कि जब उनको बुलाया गया मोनिस अलवी को, तो अब उस बात वो ये जरा सुने कि वो किस बात पे नाला हुए। हाँ। एक तो वैसे उनको जवाबदेह होना चाहिए कि बिल्कुल, कराची में वो बिल्कुल। क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। इतने सालों से के इलेक्ट्रिक काम कर रही है, सिस्टम कोई रिफॉर्म नहीं किया उन्होंने, घंटों बिजली जा रही है, बिल्स ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और जब सवाल लेकिन किया वो इतराज तो- सुने, हाँ। इतराज इस बात पे वो कर रहे हैं कि मुझे क्यों बुला लिया आपने? चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो लोग थे, नुमाइंदे थे, उनको तो आपने जूम से कनेक्ट कर लिया, आपने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? ये वो एतराज कर रहे हैं तो वो आए कमेटी क्यों? पर। आते ही ना थे। आए क्यों? उधर अगर ना ये भी तो आते ये तो उसका फोन कुछ पे भी बिगड़ता बात ना। हो सकती थी कि मैं नहीं आ रहा, मुझे तो आप जूम पे आप मुझसे बात कर बिल्कुल, सकते तो हैं। खैर वहाँ- आके वहाँ ये बात करना, ये भी स्ट्रेंज। बिल्कुल वो अकाउंटेबल हैं, वहां उनको बुलाया गया, जाहिर है उनसे पूछा जाना था, सब चीज होनी थी, लेकिन माहौल ऐसा बन गया। इससे बेहतर, इससे पहले उन्होंने कहा कि मैं ही सवाल कर दूंगा, आप नहीं, छोड़े, पहले आप मुझे जवाब दें, मुझे बिल्कुल बुलाया ऐसा ही क्यों? है। अच्छा वहां कुछ सवालात तो हुए और वहां पे ये पूछा गया कि भाई 18 घंटे जो लोड शेडिंग होती है और पीक आवर्स के पैसे भी आप लेते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में मेंटेनेंस के नाम पर आप घंटों बिजली बंद कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये भी पूछा गया, चेंबर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे ने कहा कि नेपरा के कानून में ये कहां लिखा हुआ है कि जहां बिजली चोरी होती है वहां लोड शेडिंग की जाएगी? बिल्कुल। क्योंकि ये देखिए ये आर्गुमेंट आता है ना हाँ, उनकी यही तरफ से होता है कि जी यहाँ से बिजली हाँ, चोरी हो रही है, कि इन इलाकों में बिजली चोरी हो रही है तो फिर हमें यहाँ करनी सबकी पड़ेगी, बिजली जो है बंद कर दो। जबकि कानून में नहीं लिखा हुआ है कहीं भी कि आप अगर बिजली चोरी हो। हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद साहब ने। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल देखिए- बिल्कुल देखिए, लाइट बिजली आ रही है? ये कह लिया, अब देखिए अब तो हो गई हद,
टू मच हो गया ये। जी जी अब तो कोई सही हाँ, सही डेफिनेटिव बिल्कुल। आपके जवाब होने चाहिए, एक्शंस होने चाहिए, ये क्या कर रहे हैं बिल्कुल भाई? मैं आपसे देखिए मैं आपको बताता हूँ मैं आपको फाइनल डेस्टिनेशन से स्टार्ट करता हूँ, उससे वो मैंने भी देखी है और बड़ी खतरनाक फिल्म थी, हॉरर फिल्म थी, मगर अफसोस उसका जब मैं कंपैरिजन करूँ तो कराची के शहरियों के लिए कुछ वैसे ही हालात बने हुए हैं कराची इलेक्ट्रिक की वजह से, जो लोड शेडिंग हो रही है। और ये कहते ये हैं, जैसे बिल्कुल आपने कहा कि ये कहाँ कानून में लिखा हुआ है या कौन से रूल्स में लिखा हुआ है कि जिस जगह चोरी हो रही है वो जगह आप लोड शेडिंग ज्यादा करें। मगर ये इस दफा अगर आपने देखा होगा अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने यहाँ डिफेंस जैसे इलाकों में जहाँ बिजली की चोरी नहीं होती वहां भी इन्होंने लोड शेडिंग की है। कोरंगी मेरा जाती हल्का है जहां से मैं इलेक्शन भी लड़ता हूँ, वहां का एमएनए भी रह चुका हूँ, वहां भी लोड शेडिंग की इंतहा ये है कि लिटरली 2 घंटे से लाइट आ रही है। जी ठीक है, अगर जो बुके मैंने भी जाती तौर पे भी बात की कि ये कराची के शहरियों के साथ आप कर क्या रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी जहाँ ज्यादा चोरी है ये वो। अच्छा, वो इलाका भी ऐसा है कि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया भी लगता है, अगर कोई इंडस्ट्री में कोई हेर फेर हो रहा है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जहाँ ज्यादा कंजम्पशन होती है वहां कुछ चोरी हो रही है, तो क्या उसकी सजा आप उस गरीब आवाम को देंगे जो वहां रहते हैं। अब आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखिए इसकी वजह से मैं आपसे और थोड़ा आपकी हाँ में हाँ बना के इसके, एक तो बिजली नहीं, उसके अलावा जो हमारे जितने भी वाटर बोर्ड के स्टेशन हैं वो इनकी जहां वहां जब पंपिंग स्टेशन और बाकी बिजलियां और ट्रिप होते हैं तो वो जो वाटर फ्लो होता है वो मुतासर होता है। कराची में पानी की शॉर्टेज हुई हुई है जो कराची इलेक्ट्रिक की वजह से और जो बिजली ना होने की वजह से हुई हुई है। फिर एक हीट वेव अलग चल रही है, क्लाइमेट चेंज आपको पता है, ये खासतौर से इस हफ्ते में इतनी गर्मी पड़ी है जो शायद हिस्ट्री में कभी नहीं पड़ी। तो अब आता हूं मैं सोल्यूशन की तरफ। देखिए बात यह है कि जब आप एक इतने बड़े शहर जो बाकी किसी बहुत ज्यादा मुल्कों से भी बड़ा, उस शहर की जब जो एक ही आप इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंपनी रखें, उसको भी आप कर दें प्राइवेट, तो फिर होना यही है। और पिछली गवर्नमेंट में जो पीटीआई की थी, इनको ऐसे ऐसे लाइसेंसेस दिए गए जो इनको बनते नहीं थे मिलने। कंपटीशन कमीशन जो है, इनसे जो सवालात किए गए मोनस साहब से, उनसे ये भी पूछा गया कि ये 3-4 लाइसेंसेस आपके पास हैं जो एक कंपनी के पास हो ही नहीं सकते, वो कंपटीशन की वजह से 2-3 कंपनीज के पास होने चाहिए कि कंपटीशन का बैलेंस रहे और कोई एक मोनोपोली नहीं बना सके। तो ये भी एक सवालिया निशान। आई फील पहले तो इस कराची इलेक्ट्रिक को इस एम्बिट में अब लाना शुरू किया है अकाउंटेबल। हमने देखें ये फेडरल सब्जेक्ट है, सिंध गवर्नमेंट जितना भी इनको एंगेज कर सकती है, जहां भी इनसे बात कर सकती है, बेहतरी लाने की कोशिश कर सकती है, हम करिए। है ये एंड में फेडरल सब्जेक्ट। अवैस लगारी साहब जो होते हैं उनके जो मिनिस्टर है, नहीं लेकिन अली भाई देखे, अली भाई इसमें देखिए बात ये है, सुनिए बात ये है कि ये सफर कौन कर रहा है। एक तो कराची के शहरी कर रहे हैं और दूसरे आप लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अकाउंटेबल आप हैं, लोग आपसे पूछेंगे। तो बिल्कुल मैं तो देखें हम तो जवाबदेह हैं, हम तो दर्द महसूस कर रहे हैं और नुकसान हमें ही हो रहा है। देखिए जो नुमाइंदा होता है ना, और जो इलेक्टेड नुमाइंदा खासतौर से होता है वो जब और सरकारी सिंध में होता है, अब ये मैं अपने हल्के की आवाम या कराची के शहरियों को अपना मुकदमा नहीं लड़ूंगा कि भाई हम जो है ये तो फेडरल सब्जेक्ट है, हमारा तो इसमें कुछ रोल नहीं है और हमारे तो इधर जो है इख्तियार नहीं है। हम नहीं ये बात कर रहे, हम तो जा रहे हैं। हमने मोनस से भी मीटिंग की है, मैंने जाती तौर पे जाकर जो एमडी कराची इलेक्ट्रिक हाँ, तो कराची के हवाले से और अपने हल्के कितने हम वर्किंग चल रहे हैं, टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी, ये हो गई थी, वो हो गई थी। देखिए बात वो करे आदमी जिससे जो आगे से आपको कोई रीजनेबल जवाब दे। अगर कराची अली एक बात बताएं अली, वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या सिंध हुकूमत की पावर है कि वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन लें, यानी किसके उनके सामने लोगों को अकाउंटेबल है करें, मतलब पावर है या नहीं है, ये बता दें कि नहीं है हमारी पावर में, हम नहीं कर सकते। वो फेडरल गवर्नमेंट के सामने अकाउंटेबल हैं। फेडरल गवर्नमेंट चाहे वहाँ लोगों को फायर किया जा सकता है, इसको ठीक आप कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, तो क्यों नहीं लोगों को फायर किया जाता? बात ये कि अगर आपकी पावर है, मेरी पावर हो, मैं तो अच्छा वैसे ये ज़ियाउल हसन लंजार साहब ने भी ये कहा है कि अरकान असेंबली इतने पावरफुल नहीं है वरना वो जवाब दे बना सकते हैं। या तो बताओ कि नहीं कर सकते। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए वो है एक प्राइवेट कंपनी, अब वो प्राइवेट कंपनी है। अब प्राइवेट कंपनी में मैं अगर मालिक हूं, अगर या मैं अपॉइंटेड सीईओ हूं, तो मुझे गवर्नमेंट किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि आप इसको निकाल दें या इसको रख लें, ठीक है।
मगर एट द सेम टाइम हो सकता है मेरे टैक्सेस हो सकता है मेरा कोई लाइसेंस का मसला हो सकता है मेरा कारोबार को चलाने के लिए मुझे गवर्नमेंट पे काफी चीजों पर डिपेंडेंट हूँ। मगर अगर मुझे लगेगा कि ये प्रैक्टिसेस आपकी सही नहीं है, बिजनेस प्रैक्टिसेस सही नहीं है, आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये भी हम नहीं, भाई हम तो नहीं कह रहे। लेकिन अली भाई कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सटेंड कौन करता है? कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे बताएं कि एक्सटेंड कौन करता है, रिव्यू कौन करता है, रिविजिट कोई कर भी सकता है? ऐसा तो नहीं है ना कि एक दफा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि इलेक्ट्रिक को दे दिया बस अब जी अब वो जो करे सिया सफेद के मालिक। एक ही पावर चल रहा है ना वो भी। नहीं मैं तो उस पर आता हूँ। देखिए मैं तो उससे एक कदम आगे की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपने कराची जैसे शहर में जैसे जब आप मोबाइल फोन लेने जाते हैं तो आपके पास मोबिलिंक भी है, जैज भी है, आपके पास वारिस भी है, आपके पास यूफोन भी है, आपके पास, और आपको पता है एक अच्छी सर्विस नहीं देगा मैं दूसरे पे शिफ्ट कर जाऊंगा। तो कराची शहर में आपके पास सिर्फ कराची इलेक्ट्रिक ही क्यों नहीं है? क्यों ना आपके पास 2-3 ऑप्शन हो? वो ऑप्शन क्यों नहीं है? क्या लोग करना नहीं चाह रहे हैं या ये क्या वजह है? हुकूमत नहीं चाह रही है क्या? क्यों नहीं ऑप्शन? हाँ मतलब आप बना लेना, ये बहुत मुश्किल काम है कि इस पे वर्क चल रहा है, इस पे वर्क चल रहा है। जैसे एक जमाने में हमारे पास सेलफोन में भी एक ही फोन पाकटेल उस वक्त होता था, फिर एकदम से इन्होंने उस लेकिन ये बहुत अरसे से चल रहा है। हाँ तो इनके कंपेटिटर्स कब आएंगे? ये कंपेटिटर कब आएंगे ये मुझे बताएं साथ में, सिंपल के जी इतने इस महीने इस साल से आ जाएगा इनका कंपटीशन। देखिए मेरे हिसाब से तो ये सब देखते हुए ये सिंध हुकूमत तो क्या सिंध हुकूमत का सब्जेक्ट नहीं मगर ये फेडरल गवर्नमेंट हो एज अ होल पूरी कंट्री तंग है। अली भाई कोई तो पावर है, यकीन करें हम 17 यानी यकीन करें इतना टाइम हो गया ये काम करते हुए जर्नलिज्म में, इतना कि हर वक्त के इलेक्ट्रिक को तनकीद का निशाना सभी मिलकर बना रहे होते हैं, लेकिन ऐसी कोई पावर है, कोई गैर मरई ताकत है कि जो इनको नहीं हिला सकती, क्योंकि उनको पता है हम नहीं रहना है, इनकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं कर सकता। जी देखिए कर रहे हैं ना, देखिए कायमा कमेटी में इनको बुलाया, स्टैंडिंग कमेटी में इनको जब जूम इसमें आपके जो इस ज्वाइन करने से पहले मैं आपकी जो आपस में कॉन्वर्सेशन थी सुन रहा था, आपने कहा ये जूम पे कह रहे थे, मैं आपको ये भी बता दूं कि नहीं आते या कह देते नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली की पावर इज द सेम पावर एज उस बराबरी, इसलिए मैं रह चुका हूं उसमें, इज द पावर ऑफ अ हाई कोर्ट कि अगर वो नहीं आते तो उनका जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी का इनकी गिरफ्तारी की वारंट भी निकलवा सकता है। और फिर आके ऐसी बात कर देना ये ठीक था, अगर इतनी बड़ी आपके देखें अथॉरिटी है और वहां आके ये बोल देना कि मुझे बुलाया क्यों, ये भी ठीक है। वज़ीर दाखिला के भी बयानात आ रहे हैं, अली भाई उन्होंने ऐसा सवाल कर कैसे दिया? के भी बयानात आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मिलके करेंगे और हम हाई कोर्ट जाएंगे, हमारी मजाल है हम ऐसी बात करें, और वो इतनी बात करके आ गए कैसे? और बात करके आगे होना कुछ नहीं अली भाई, मैं भी यहाँ, हम लोग सब यहाँ पे ये बात होना कुछ नहीं, के इलेक्ट्रिक ऐसे ही काम करती रहेगी, उसी तनख्वाह पे काम कॉन्फिडेंस है जो ऐसे उन्होंने बात कर दी ना। मैं आपको बताऊं के इलेक्ट्रिक में भी देखें हर आदमी को अपनी अकाउंटेबिलिटी, इनसे काम इनका ही है, करना इनको ही है। मैं आपको बताऊं कोरंगी के हवाले से काफी जगहों पे लोड शेडिंग ज्यादा थी, मैं बहुत पीछे पड़ा, मीटिंग्स भी की इनके अमले से, इनके जो रीजनल डायरेक्टर थे उनसे मीटिंग, मोनस साहब तो ऐसी बात है 24 घंटे तो अवेलेबल नहीं होते ना, इतनी आसानी से हाथ आते हैं, वो तो उधर भी आगे शिकायत कर रहे थे कि मुझे उधर क्यों बुला लिया। बट बहरहाल इनके जो नीचे लोग होते हैं हल्के के ताल्लुक से ये नहीं कर सकते, मगर इनके पीछे पड़े हैं, आप इन पे प्रेशर डालें तो ये करना थोड़ी शुरू करते हैं, इनके फिर एफिशिएंसी अपनी दिखाते हैं। कोरंगी के में थोड़ी बेहतरी तो मैं नहीं कहूँगा आई है, मगर कुछ जगहों पे हमने इन पे थोड़ा प्रेशर डाला था, कुछ पता है इनका जवाब क्या होता है? अगर वहां पे इलाके के लोग कहते हैं ना कुंडा सिस्टम लगा हुआ है, ये नौने कुंडे, वो कहते हैं उतरवा दें आप। हाँ ये भी है, ठीक है, आपको मानते ही नहीं। आपको पता है मीटर रीडर्स और इस तरह के जो लोग हैं चोरी आपस हो में रही है मिलीभगत करके, बिल्कुल दे शुड हैव अ प्लान कि अगर ये चोरी है तो खत्म करें, आइडेंटिफाई करें, आगे बढ़े, इन्हीं का काम है आइडेंटिफाई करना, खत्म करवाना। मैं आपको बताऊं एक ब्रॉडर पिक्चर पे आप इनसे बात करेंगे यार बड़ा हल्के में मसला है, तो वो आपसे कहते हैं जी बिलिंग वगैरह जहाँ चोरी होती है वहाँ लोड शेडिंग होती है। अगर किसी इलाके में फॉर एग्जांपल कोरंगी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसके एक पर्टिकुलर एरिया में इन्होंने 12 घंटे या 14-18 घंटे तक लाइट नहीं आई है, 4 घंटे दिन में आ रही है, पर्टिकुलरली उस पर बात करूं ना कि भाई ये वो इनिशियली इनका स्टार्ट ये होता है कि जी बिल्स नहीं होते इलाके से, तो मैंने कहा स्टिल यू कांट, 18 घंटे तो इनह्यूमेन, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कर दिया आप इंसानों के साथ गर्मी में ये, तो फिर वो कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट है। वो अब कौन जाके वेरीफाई करे इसको कि टेक्निकल फॉल्ट वाकई है कि एक्शन क्या लेंगे? एक्शन क्या हो सकता है? विभाग से बात अब इनको ये तो हो गया, अब इनको कठेरे में करना पड़ेगा, आप क्या करेंगे? सिलसिला, हाँ इनको कठेरे में लाने का
सिलसिला शुरू हो चुका है। अब इसका मैं आपको शॉर्ट टर्म यही है कि इन पे प्रेशर डाला जाए कि भाई ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, बाकी सब चीजें भी होती हैं, ठीक है आपको अपनी कंपनी चलानी है, अब लोड शेडिंग करनी है, बिजली के बिलों की वजह से कॉम्पनसेशन जिन इलाकों से चोरी हुई है, मगर साथ साथ आप देखें इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है। इतनी गर्मी में आपने लोड शेडिंग अगर वो तो अली पता है, मसला हमें पता है, हमें हल नहीं मिल रहा। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वी नो दिस। यही है कि मैं आपको बताऊं, हल यही है कि इनके लाइसेंसेस कहीं कैंसिल किए जाए या इनको धमकी दी जाए कि अगर आपने बिजनेस प्रैक्टिसेस अपने सही नहीं किए तो आपके लाइसेंसेस कैंसिल होंगे। मगर देखिए ये शेयर इसलिए बने हुए हैं, इसलिए इनका कोई अभी ऑल्टरनेट है नहीं। आप इनका ऑल्टरनेट क्रिएट करें, कंपटीशन और लोगों को इनवाइट करें तो ऑब्वियस लगे। 2025 में अली भाई बैठे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम कोई हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है और हम कह रहे हैं कि हमारे पास अभी इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। 2025 ऑल्टरनेटिव अभी नहीं है, मगर उस पर वर्किंग स्टार्ट हो गई है। इन्विटेशंस भी हमने जो इंडिया आप इतने देख रहे हैं ना, इतने जो डिफरेंट वक्त आ रहे हैं पाकिस्तान में, और हम अली आप अनाउंसमेंट ही कर दें कि जी आने वाले हैं बहुत जल्द आपके शहर में इनके कंपेटिटर्स के, ये इलेक्ट्रिक नहीं अकेला नहीं होगा। आप ये अनाउंसमेंट ही करेंगे, मैं कहती हूँ उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा, है ना। मैं ऐसे ऐलान कर देता हूँ मैं आपको, बिल्कुल आने वाले वक्त में आप देखेंगे इनके कंपेटिटर्स भी आएंगे। जी जी, ये कितने वक्त में वो सब चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी ये नहीं मुझे पता, मगर बहुत जल्द आपको ये न्यूज मिलेगी कि कराची, खासतौर से कराची में जहाँ प्राइवेट है, कि और भी कंपनीज आएंगी जो यहाँ सेटअप करेंगी। कंपटीशन होगा और लोगों को सर्विस मिलेगी। अच्छा वैसे अली भाई आगे बढ़ा गया ये फॉर्मूला भी हो सकता है ना कि क्योंकि बड़ा है, आप ये कह रहे हैं ज़ाहिर बहुत आबादी भी ज्यादा है, मुल्कों से बड़ा है शहर, तो रीजन्स में अलग अलग दे दी जाए, किसी इलेक्ट्रिक कंपनीज को अलग अलग रीजन्स दे दिए जाए ताकि वो बेहतर मैनेजमेंट हो। अली भाई फ्रीज हो गया, अली भाई फ्रीज हो गया। हेलो कोई बात नहीं, इनसे राब्ता करते हैं। पता है जोएब, मैं कहती हूँ हमारा काम जी, है, आवाज आ रही है अली भाई आपको? हमारा काम है तो चलो बोलना। अच्छा, वो लोग जो लोग कुछ कर सकते हैं वो उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, और वो मुझे लगता है कि खुशनसीब भी है क्योंकि वो एक्चुअली कुछ कर सकते हैं। हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं ना, वो ना करें। देखें ना, नसीबी है, प्रॉब्लम ये लगता है कि डिस्कशन होती रहती है, यानी हल नहीं निकलता। अजीब सी बात है कि जिस मसले को आप देखें उस पर बात करते रहे, घंटों तक बात होती रहेगी, मैं नहीं, तुम नहीं, ये नहीं, वो नहीं, हल उसका बिल्कुल नहीं निकल रहा। अच्छा, इसका नुकसान क्या है? नुकसान इलेक्टेड गवर्नमेंट को है अल्टीमेटली, कि इलेक्ट्रिक को नहीं है, वो तो प्राइवेट कंपनी है, वो तो अपना प्रॉफिट कमा भी रही है, लेकिन आप अकाउंटेबल हैं लोगों से। आप पूछें जाके, अभी भी पूछ लें आप जाके, वो सिंध हुकूमत को तनकीद करेंगे कि हमें बिजली नहीं मिल रही, हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें गैस नहीं मिल रही, हमें ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये सारे सवालात जो हैं वो गवर्नमेंट से होते हैं, जो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं, और ये नुकसान उनका है अल्टीमेट। तो इस पर सोचने की जरूरत है। जी, थैंक यू सो मच अली भाई। फिर भी बात हुई है, बड़े अच्छी तरह ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की हमें, लेकिन अली भाई अगर एक टाइम फ्रेम अगर डिफाइन कर दें कि जी इस साल आ रही है दूसरी कंपनी, तो इतना अच्छा हो जाएगा। आप देखिएगा कि इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगी, क्योंकि अब उनको समझ आ जाएगा कि ये एक जो है ना प्लेयर नहीं है मार्केट में, और भी लोग आ गए हैं, तो उससे भी इनको जो है ना इनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ेगा। तो आप टाइमलाइन आप वो अनाउंस कर दें, तो ये साल जो ये गर्मियां ना हमारे सुकून से गुजर जाएंगी। बिल्कुल ऐसे, लेकिन ये हो नहीं पाएगा कि बड़ी ये कानूनी पेचीदगियां हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको उनकी पासदारी करनी, बहुत सारी मामला है। हम बात करते रहेंगे, हमारा काम तो खैर बात करना है। काम है ना कि इसको आसान बनाएं, फौरन कराएं, इंप्लीमेंट करें। हमारे यहाँ पता बातें बहुत करते हैं, बड़े बातूनी लोग हैं। यहाँ इख्तियारात का तनाज़ा है ना, विफाक पे डाल देते हैं, विफाक मुझे सारी जिंदगी लगता था हुकूमत कहती है, लोकल बॉडी, ये चलता रहता है। मुझे लगता था मैं बहुत बोलती हूँ ना, अब मैं जी न्यूज चैनल्स में आई हूँ तो मुझे लग रहा है मैं तो बहुत कम बोलती हूँ, मुझसे तो ज्यादा गपोड़े लोग यहाँ बैठे हैं, इतनी बातें, इतनी बातें चल रही हैं, ये चल रहा है, तो ओह माय गॉड, मुझे लग रहा है मैं बहुत कम बोलती हूँ। अभी हम क्या सेगमेंट कर रहे हैं जी? अभी हम जनाब, आपको याद होगा नादिया कि हमारे साथ स्क्वॉश चैंपियन आई थी 3 सिस्टर्स। जी, ठीक है, याद है ना आपको? तो उनकी बड़ी अचीवमेंट थी और उन्होंने ट्रॉफीज भी उनको मिली थी और जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। तो अली सिस्टर्स है जनाब, एक मरतबा फिर इन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पेशावर की सैरिश अली ने अपनी बहन मानूर को ही शिकस्त दे दी। क्या बात है, बहनों में मुकाबला हो रहा है जी। चैंपियनशिप जीत ली है, यूएसए जूनियर विमेन गोल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप थी, जिसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की। और इस वक्त हमारे साथ सैरिश अली भी हैं और मानूर भी हैं, दोनों बहनें मौजूद हैं।
और उनके कोच भी हमारे साथ हैं, तो तीनों को हम कामा खान इनके कोच हैं। इनके कोच हैं, तीनों को हम वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप तीनों का? जी, ये यूएसए जूनियर विमेन गोल्ड जी, जी। स्क्वॉश चैंपियनशिप, हाँ। माशाल्लाह। हेलो, नजर मैंने आ रहा कहा है? था ना, हाँ, देखे मैंने यही कहा था कि सैरिश हरा देंगी तीनों सिस्टर से। जब बात हो रही थी ना हमारी, मैंने कहा था सैरिश कुछ करेंगी और अपनी बहन को हराएंगी, और ये हो गया। देखा आपने मानूर? लेकिन ये हुआ कैसे? अच्छा ये भी बताओ, और कौन से ममालिक मौजूद थे बेटा वहां? सॉरी, बताओ, बोलो। यूएस का जो है तो गोल्ड इवेंट था ये, और जिसमें हम दोनों अंडर 15 कैटेगरी खेले। ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी रही अंडर 15 में, क्योंकि मैं अंडर 13 खेलती हूँ, लेकिन अंडर 15 में मेरा फाइनल खेलना बहुत बड़ी बात है, और फिर फाइनल अपनी बहन से ही खेलना, तो हम दोनों के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और हम दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया। बहुत टफ प्लेयर्स जिन्हें पार्टिसिपेट किया था, और सैरिश अच्छा खेली तो फाइनल वही जीती। नहीं अच्छा, यार, ये हार भी कौन सकती से? थी तुमसे, क्या हो गया ऐसा? और भी जो सिस्टर ही थी ना ममालिक थे तुम्हारी, ना, हार जाती, क्या हो गया ये ऐसा? और भी ममालिक थे ना, हाँ, कोई बहुत और भी सारे। जरा कंट्रीज का बताएं कि किन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें, चैंपियनशिप में। कंट्रीज आई थिंक नहीं थी। नॉर्थ अमेरिका से कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा से प्लेयर्स आए हुए थे खेलने, लेकिन ज्यादातर यूएस के ही प्लेयर्स थे, जो बहुत अच्छा भी खेलते हैं। यूएस टॉप पे जा रही है स्क्वॉश में आजकल। जो है तो वर्ल्ड रैंकिंग में भी, पीएसए में भी यूएस के प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, तो हमें बहुत टफ ओपोनेंट्स का सामना करना पड़ा, लेकिन एंड में जो है तो हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और फाइनल खेले। दोनों फाइनल में। दोनों, हाँ बिल्कुल। कोच आप बताएं कैसे इनकी ट्रेनिंग होती है? कोई खास तरीके से आप तैयार करते हैं इनको, और इनके स्टेमिना और सारी चीजें, इनकी स्किल्स, क्राफ्ट, कैसे इसको शाइन करते हैं आप? ट्रेनिंग तो इनकी सिर्फ एक स्केड्यूल बनाया है और इनको डिसिप्लिन सिखाया है कि इनके दिन के 3 सेशंस होने हैं। सुबह सोलोज होनी है विद द बॉल मशीन, फिर उसके बाद इनका फिटनेस सेशन होता है, फिजिकल टफ सेशन होता है, फिर शाम को इनके मैच प्लेस होते हैं। उसमें इनके साथ गेम टैक्टिक्स पे बात की जाती है कि क्या करना है, कैसे खेलना है। यानी कि माशाल्लाह टैलेंटेड तो बहुत हैं तीनों बहनें, मगर ये था कि जोर बहुत है, मगर थोड़ा सा जोर के साथ थोड़ा होश भी चाहिए था, तो मैं वो होश सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, और वो एज भी ऐसी है, बच्चियों का फोकस रखना, ये वो तो बेटा तुम लोग को सोशल मीडिया पे वीडियोस ये वक्त जाया करते हो बाकी बच्चों की तरह? हम लोग सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट देते हैं, अपनी अचीवमेंट्स देते हैं और रील्स देते हैं, जो मैचेस हम लोग जीते हैं हम लोग वही पोस्ट करते हैं। हाँ, बस, और अपना वक्त नहीं देखो ना, ये फिर ये कि फोकस चाहिए, वक्त आप जाया ना करें। और तभी- तुमने फिर तभी सैरिश चिढ़ाया फिर मानूर को कि देखा अच्छा लड़ाई हुई? हाँ, ये भी होता कैसे है। मैंने तुम्हें हराया? वैसे हुआ ऐसे कि मानूर तुम बाद में जब रोई हो या कुछ ऐसी बात, या ठीक थी, हैप्पी थी? सच सच बताना। ये तो होता है कि मैं मैच हार गई, लेकिन ट्रॉफीज जो टाइटल था वो एक ही घर आया, हमारे बाबा के पास आया, पाकिस्तान के पास आया, तो मैं खुश भी थी और खफा भी थोड़ी सी थी मैच हारने पे, लेकिन इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, और इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी कि अच्छी परफॉर्मेंस दूं नेक्स्ट टाइम। आफ्टर द लूजिंग द मैच, मानून ने अपनी बड़ा ट्रेनिंग को रेयर डबल होता कर है। दिया। क्या किया आपने? ट्रेनिंग डबल कर दिया। ये भी मुझे कोई गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड नहीं है कि अपनी बहन के साथ ही खेली है तीनों मैच, और सिस्टर्स देखे ना, मुझे तो अभी ये तो लगता इनकी है कि रिकॉर्ड है ये। 15 है, फिर आगे जाके ये तो बहुत कुछ इन्होंने करना है पाकिस्तान के लिए। मुझे बताएं, तीसरी सिस्टर कहाँ है आपकी? वो कौन से इवेंट की ट्रेनिंग हो रही है? वो ज्यादातर पीएसएस खेलने की, अभी वो जूनियर इवेंट्स नहीं खेल रही, वो पीएसए खेल रही है, तो उसको अलग से ट्रेनिंग करा है, क्योंकि वो बहुत पीएसए बहुत मतलब सीनियर है, तो उसमें उसे काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग चाहिए होगी, तो उसके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग है। और हम दोनों जूनियर खेल रहे हैं अभी, तो हमारा भी पीएसए नहीं है, तो हमारी डिफरेंट। जी अच्छा, तो अभी वापस आए हो, लोगों का क्या रिस्पांस है? फ्रेंड्स का, फैमिली, पाकिस्तान में जनरली सब लोग क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान सबसे पहले तो हमने जब मेरी मम्मा को बताया तो वो बहुत खुश हुई, और हम दोनों के लिए खुश थी ऑफ कोर्स। और पाकिस्तान में भी सब, हमने बहुत, मेरी जो दोस्त हैं और जो स्क्वॉश के जो दोस्त हैं सब, उनने भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया सोशल मीडिया पे, बहुत लोगों ने पोस्ट दी, लेकिन पाकिस्तान लेकिन
पाकिस्तान में चूंकि फीमेल्स को इतना सपोर्ट नहीं किया जा रहा, चाहिए कि किया जाए। तो और मैं शोर होना चाहती हूँ चाहिए था, सेलिब्रेशन होनी चाहिए थी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये कोच से मैं पूछता हूं, इन तीनों में आप किसको देखते हैं कि यार बहुत ज्यादा ये टैलेंट है और ये जो है ये वर्ल्ड टाइटल ले सकती है? तीनों में से किसका नाम लेंगे आप? या लड़ाने मुश्किल वाला हो जाएगा? सवाल, लड़ाने वाला सवाल जोहेब ने कर दिया है। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल और देने के स्ट्रेट जवाब दूंगा। मेरी नजर में तीनों बहुत टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है और तीनों की अपनी खूबी है, स्ट्रेंथ्स भी हैं और वीकनेसेस भी हैं। तो अगर तीनों लोगों को तैयार किया जाए तो इंशाल्लाह ये हर चीज को काट सकती है तीनों। बिल्कुल। और बच्चे, जो आप लोग समझ रहे हो ना कि पाकिस्तान में लेडी स्पोर्ट्स, जो गर्ल्स स्पोर्ट्स हैं, उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है, इतना वो सपोर्ट नहीं है। बच्चे आएगी, आप लोगों से ही आएगी। हम लोगों ने करना, हाँ, हमने बड़े चैलेंजेस 90s में मैं गोल्फ खेलती थी, तुम्हारी सोच है तब कितना गोल्फ खेलते हुए कितनी मुझे चीज़ों का सामना करना पड़ता था। तो ये जी अगर लंबी लंबी शर्टें, खुली खुली पजामे पहने, उस पर भी तनकीद होती थी कि ये क्या पैंट शर्ट पहन के आप खेल रहे हैं, पता नहीं भी क्या गरारे में। मेरे अब्बा कहते थे बेटा गरारे में खेलो तुम गोल्फ। 90s में मैंने वो फेस किया है। ये हर दौर में कुछ ना कुछ रहता है, बट बिलीव मी ये दौर बहुत अच्छा है उससे। अभी माशाल्लाह बहुत अप्रिसिएशन, सपोर्ट है, और जो चेंज लाना है ना बच्चे, वो आप लोगों ने लाना है। नहीं, मेरी यही रिक्वेस्ट है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से और पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन से कि खवातीन और इन बच्चियों को सपोर्ट की जाए ताकि ऐसी और सारी बच्चियां आएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हम यहाँ अमेरिका में बैठ के इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन अगर इन बच्चों को और लड़कियों को सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह हमारा परचम और बुलंद हो सकता है और काफी टैलेंट नजर आ सकता है। तो कोच पे जब ये मैच हो रहा था दोनों का, तो आप तो साइड पे बैठ गए होंगे कि मैं अब क्या करूं, मैं किसको बताऊं, टिप्स मैं किसे दूं? अगर सैरिश को देता हूं तो वो मालूम। मैं असल में सैरिश के फेवर में था, क्योंकि सैरिश जो है इससे उम्र में ज्यादा है, मानूर के पास टाइम भी बहुत है। मानूर के पास अभी एक U13 प्लेयर, मगर वो अब खेल रही थी U15। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि सैरिश जीते, शी गेट मोर पॉइंट्स और मोर एक्सपोजर, ताकि इसकी रैंकिंग ऊपर जाए, ताकि नेक्स्ट लेवल खेल पाए। जबरदस्ती। ट्रॉफी कहाँ है? ट्रॉफी नहीं दिखाई सैरिश। ट्रॉफी अपने K2 स्क्वाश में रखी हुई है और वहीं पर है। असल में मेरे स्क्वाश क्लब में मैंने वहाँ पे एक क्लोजेट बनाया हुआ है और वहाँ पे मैं इनकी ट्रॉफियों को सजा के रखता हूँ एज अ। वो तो आपको बड़ा करता रहना पड़ेगा, जो इनकी अचीवमेंट्स है ना तीनों की, तो उसमें बहुत जगह चाहिए होगी आपको। कोच सर को बहुत मुबारक हो, बच्चियां आपको बहुत मुबारक हो, आपकी फैमिली को बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। इसे कहते हैं खेल। जो क्रिकेट में हो रहा था ना, वो खेल कूद था। वो खेल कूद था। ये आपने वैसे सही उसको किया कि खेल कूद एक होता है, एक होता है खेल। ये है, ये स्पोर्ट्स है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है। अच्छा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं। भारत के लिए एक और चप्पल कह सकते हैं आप, एक और एम्बैरेसमेंट का मौका, और अंदर इतने उनके हालात खराब हो रहे हैं कि अब इंटरनेशनली भी जो लोग वहाँ विजिट कर रहे हैं उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, और वो बाहर वापस जाके उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे कि 2024 की जो मिस इंग्लैंड हैं, वो हैदराबाद इंडिया में जो अभी मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट ब्यूटी पेजेंट हुआ है, उनका कितना बुरा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने वापस आके एक तो बीच में चली गई। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। आपको पता है इस वक्त भारत का शदीद ये खौफनाक चेहरा वहाँ का, एक्सप्लॉयटेशन और क्या क्या ये एक्सपोज किया है मिस इंग्लैंड ने, और दुनिया सुन रही है, देख रही है, और शदीद बेइज्जती हो रही है भारत की। एक बार फिर बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Welcome back after the break. Good morning. Welcome to Rise and Shine with me नादिया खान, जोहेब हसन। और इधर बैठ गया, नादिया उधर बैठ गई। जी जी। आप खुश हैं? आप बहुत ज्यादा, ना पूछें। अच्छा, जो खुश नहीं है, बड़ी शर्म की बात है, वो है भारत के लिए। जी। तो एक और स्कैंडल जिससे, और एक इंटरनेशनल स्कैंडल है, तो इसमें लोकल बातें वो अपनी फिर भी दबा देते हैं, लेकिन इसको एड्रेस किया जाना जरूरी है उनके लिए। वो अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि इस दफा तमाशा बना है इंग्लैंड में और दुनिया भर में भारत का। मिस वर्ल्ड का पेजेंट हो रहा, जिसमें उन्होंने मिस इंग्लैंड को बुलाया, और इनका नाम मिला मैगी है। ये गई हैं वहाँ, और आपको पता है कि जब ये जो पेजेंट्स की विनर्स होते हैं ना, इनको होता है कि आप दुनिया के रिलेशंस पे, ह्यूमैनिटी पे, इस पे अच्छी चीज़ों पे बात करें। तो ये जब वहाँ आई हैं उस पेजेंट में हिस्सा लेने, उनको जब हिस्सा मतलब नॉट एज टू कम्पीट, लेकिन वैसे ही उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा कि जी मुझे बड़ी अच्छी बातें करनी होंगी, ये वो, उनको साथ में बिठा दिया गया स्पॉन्सर्स के साथ, और कहा कि इनको खुश रखें।
और इनसे तरह तरह की बातें करें, आप समझ रहे हैं। और वो बड़ी सरप्राइज्ड हुई कि कहती मैं किसी टॉपिक पे इशू पे बात करूं तो वो कहते हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड। नहीं, बस फ्लैटर करें इनको, उनको खुश रखें, मुतमईन करें इनको। और आप सोच सकते हैं कि उन स्पॉन्सर्स ने उनको बताया ही होगा कि जी किस तरह की आप बातें कर सकते हैं, ये क्यों आई हैं। और बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन इनके लिए हुई, इनको गंदी गंदी ऑफर्स हुई जिससे इनको लगा कि जैसे ये कोई जिन्स फरोश है। बिल्कुल, prostitute है या कुछ। बिल्कुल, आप इंसल्ट फील करते हैं कि आप कैसे, मतलब इतने सारे लोग आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ आए क्यों हैं। तो शी फेल्ट एक्सट्रीमली कि जी दिस इज एन इंसल्ट और बदतमीजी है, हरासमेंट है। और वो कॉन्टेस्ट के बीच में इंडिया छोड़ के वापस इंग्लैंड चली गई। बिल्कुल ऐसे। और वहाँ बयान दिया, दुनिया को बताया कि इंडिया क्या कर रहा है, बिल्कुल ऐसे। कैसे इनके साथ गलत सलूक हुआ। और ये भारत के लिए बड़ी शर्म की बात है। और इसीलिए भारत जो है एक वैसे टॉप करता है लिस्ट में कि जी जहां औरतें इतनी अनसेफ हैं, रिकॉर्ड हैं इनके रेप्स के, हरासमेंट के, अब्यूज के और मर्डर्स के। और अब ये भी कि बाहर से भी जो आते हैं इनके गेस्ट, उनको भी नहीं छोड़ते। बिल्कुल, शेम ऑन यू। गेस्ट की ज़ाहिर इज्जत करना। और फिर देखें वो जो आएंगे, ये जो इस तरह के टाइटल्स होते हैं, इसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि उनके बारे में पूछा जाता है इंटेलेक्ट क्या है उनकी, या फिर दुनिया में जो इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में ओपिनियन क्या है, ये अपना रेस करें। आप औरत को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ ना कुछ तो फेस सेविंग करनी है, जवाब देना, तो उन्होंने उल्टा इसके ऊपर डाल दिया कि ये बीच में चाह रही थी कि इनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो ये छुट्टी चाह रही थी कि मैं चली जाऊं, चूंकि इनको हम नहीं जाने दे रहे थे कि जी ये आप बीच में नहीं जा सकती, तो उन्होंने ये बहाना बनाया। नहीं, लेकिन ये बहुत ही जगहसाई की बात है और बहुत ही ज्यादा एक शेमफुल बात है। तो ये मतलब इनके स्पॉन्सर, ये जो बाहर से बुलाते हैं अपने गेस्ट को, वो अपने स्पॉन्सर्स को खुश करने के लिए बुलाते हैं, ये बताया और है। यही हम भी बता रहे थे कि स्पॉन्सर्स और ये बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स वगैरह बस यही भारत का वो दिखाते हैं चेहरा, और ये वो चेहरा है जिसका ताल्लुक जो है वो आवाम से बिल्कुल भी नहीं है। और देखें वो छोड़कर चली गई, ये एक बड़ी बात है। और इंटरनेशनल ये जो है शेम है फॉर इंडिया। बिल्कुल ऐसी है। तो जनाब ये तो हुई कुछ बात भारत की बात करते रहेंगे, वहाँ जो कुछ हो रहा है आपको बताते रहेंगे। लेकिन अब कुछ हम बात करते हैं, ईद उल अज़हा करीब है और जब आएगा कुर्बानी का दिन और उसके बाद जो खाबे शाबे चलेंगे, तो डाइटिंग वाइटिंग ये वो अपनी फिजिक हेल्थ का ख्याल सब छोड़ देते हैं और गोश्त कलेजी ये वो खाना, दावतें, और फिर जाना पड़ता है डॉक्टर के पास कि जी हमें तो ये स्टमक प्रॉब्लम हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इस सिलसिले में हमें क्या बैलेंस डाइट रखने की जरूरत है, और खास तौर पर और बच्चों से ज्यादा बड़े ऐसे ओवर ईटिंग करते हैं और सेंसिबल बिल्कुल नहीं देखते कि क्या उनको खाना है, इनकी प्लेट में कितना हो, पेट में कितना गुंजाइश है। नहीं, ये बड़े करते हैं ऐसे। और बच्चों को भी फोर्स किया जाता है, बेटा खाओ मम्मा, मैं फुल हूं, नहीं और खाओ। तो हमें ज्वाइन किया है जवेरिया साहिबा ने, न्यूट्रिशनिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। जवेरिया महमूद। अच्छा, जवेरिया मैम, ठीक है, सही। जवेरिया न्यूट्रिशनिस्ट है। कैसी जवेरिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? आई जस्ट लव योर शो एंड इट्स गोइंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच। बस जवेरिया, अब ईद भी अल्लाह करे अच्छी तरह गुजर जाए। वैसे बड़ी ईद पे केसेस ज्यादा हॉस्पिटल में आते हैं, किस तरह की शिकायत लेके? एक्चुअली देखें कि पूरे साल में एक मौका आता है ईद उल अज़हा का, जब ख़वातीन जो हैं वो किचन में मसरूफ़ होती हैं, और साथ ही साथ कहते हैं कि जिसकी किचन हाइजीन, किचन हेल्थ अच्छी है, वही आपकी प्लेट हेल्थ है और वही आपकी गट हेल्थ है, वही आपकी मैदे की हालत है। तो आपकी सबसे पहले हाइजीन मैटर करती है कि जो आप खाना जिस तरह बना रहे हैं, मतलब हेयर शुड बी कवर्ड, मतलब मीट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड। अनकुक्ड मीट में भी बहुत बैक्टीरियल प्रोसेस होते हैं, तो इसमें जिस तरह के पेशेंट्स आते हैं ना, वही आते हैं बदहजमी बहुत हो रही है, उसके अलावा हार्ट बर्न है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तबीयत खराब है, सांस चढ़ जाना, सांस का फूलना, और कहते हैं कि वजन में बेतहाशा, गैस वाला जो मसला है, हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं उसमें। आपको लगता है हार्ट अटैक हो रहा है, वो होता है कि जी ओवर ईटिंग की वजह से। देखिए, अब हम लोग के आजकल डॉक्टर्स भी ऐसे हैं ना कि आप सिर्फ सांस के मसले से जाओ तो वो एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको मसला है क्या और है भी कि नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि नादिया, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि आपने गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल करें, पर साथ ही कार्बोनेटेड बेवरेजेस को बड़ा वाला क्रॉस लगाएं। अच्छा, क्योंकि वो तो होता है क्योंकि आपने अपने साथ अगर लेमन वाटर या ग्रीन टी नहीं ली, देखिए जो गोश्त है ना उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है और वो आपका एक तरह से प्रोटीन की गुड सोर्स है। पर आपने प्रोटीन ऑयल में बनाया, कैलोरीज और हैं। आपने जो गोश्त अगर ग्रिल्ड, स्टीम्ड, बेक्ड और बॉइल्ड किया तो उसकी कैलोरीज और हैं। अब देखिए ये ईद जो आ रही है, तो फिजी ड्रिंक फिर बताएं कि वो किस तरह से नुकसान दे। वो देखिए, आप स्पेसिफिकली दही, सब्जियां और दालें उसके साथ गोश्त को बनाएं। गोश्त की बेसिकली जो क्वालिटी है वो बहुत यू कैन से कि बहुत एसिडिक होता है, जिस्म से स्मेल आना,
बॉडी एसिडिक होना, बदहजमी होना, ये सारी चीज़ें गोश्त में मौजूद होती हैं। इसको बैलेंस करने के लिए, अल्कलाइन करने के लिए एक बुक थी अल्कलाइन और डाइट। तो अल्कलाइन आप करते हैं सब्जियों के साथ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्ते वाली सब्जियां। लाइक ऐसे नहीं है कि आपने 3 पोर्शंस, आपने कहा मैंने तो किलो एक टाइम पे मटन खाया, अच्छा वो भी इतने ऑयल में बना हुआ है, ना ग्रिल्ड है, ना स्टीम्ड है, ना बेक्ड है, ना बॉइल्ड है, उसमें फिर मसाला ज्यादा इतने ज्यादा है। उसमें आपने वो ड्रिंक भी बात ये आप देखिए कि पाकिस्तान में के मसालों का इस्तेमाल कितना नहीं ज्यादा है। जवेरिया, बात देखो ना वो कंप्लीट हो जाए बात कि आपने कहा कि आपने रेड मीट के साथ फिजी ड्रिंक नहीं लेनी, पहले इसको कंप्लीट करें क्यों नहीं। स्पेसिफिकली देखिए कि अभी जो हमारे अपकमिंग जो जनरेशन है उसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में बच्चियों का बेतहाशा मोटापे का जो बेसिक कॉज है वो जंक फूड और फिजी ड्रिंक। तो ये मतलब एंड इट मोटापे की वजह से कह रही है कि रेड मीट के साथ इट कैन कॉज अर्लियर डायबिटीज। देखिए अब नॉर्मल इंसान है जो 30s, 40s, 50s में है, उसको डायबिटीज नहीं भी है ना, तो अगर आप अपने आप को बीमारियों में लेके जाना है तो आप इस तरह की चीजें शुरू कर देते हो। इफ यू वांटेड टू, तो वो किसी भी चीज के साथ नहीं लेनी चाहिए, फिजी ड्रिंक्स वैसी बुरी है। ये बेसिकली इसको बोलते हैं डाइटरी कंट्रोल मेजर्स ना, मतलब आपने पोर्शन साइज कंट्रोल किया, आपने स्मॉल मील्स लिए, फिर आपने बहुत ज्यादा क्वालिटी में गए, क्वांटिटी में नहीं गए। जैसे आपको पता है यहाँ पे इतने राइस और इतना खाना, मतलब एक ही वक्त पे वो चले वो तो हमने खा लिया, लेकिन वो जब ड्रिंक्स की बात करें तो उसके साथ क्या लेना हमने? फिजी ड्रिंक्स हो गई, कार्बोनेटेड, और स्पेशली वॉइस ऑफ अमेरिका की भी एक रिपोर्ट जो आई उसमें ये बताया गया कि एनर्जी ड्रिंक्स में कोई एनर्जी नहीं है। देखिए कई ये अब मैं क्या नाम लूं ब्रांड्स के, जो है रेड शरबत और इस तरह की चीजें, और पता नहीं और कौन कौन से कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि कहा जाता है कि इंस्टेंट एनर्जी एंड मतलब योर शुगर लेवल इज डाउन और सब चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। अच्छा स्पेसिफिकली नंबर 1 आपको डायबिटीज़ के रिस्क बहुत हाई हो जाते हैं जो कि आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस और मल्टीपल डिजीज़ में लेके आता है। फिर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल्स में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अच्छा मैं तो सुना है कि जब आप फिजी ड्रिंक लेते हैं ना तो आप और ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा ही खा लेते हैं। नहीं आप बिल्कुल खाते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ऐसा एजेंट है जिससे आप ये कह सकें कि आपको भूख लगने वाले एजेंट है। वो कहते हैं डाइजेस्ट हो, नहीं देखिए सबसे पहले जो आपकी कार्बोनेटेड बेवरेजेस है ना, उसकी जो गैसियस सब्सटेंसेस है ना वो आपके पेट को डिस्टर्ब करेंगे, कॉलन हेल्थ को। और आप देखें जो कौमें सक्सेसफुल है ना वो पहले अपने लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का ख्याल रखती हैं, मतलब पेट का ख्याल रखती हैं। अच्छा जितनी वो चीजें हैं जो रंगों वाले मशरूबात हैं, चाहे वो रमजानुल मुबारक में हम लें या कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, वो आपकी ना सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बल्कि आपकी पूरी बॉडी और आपकी बोन्स भी कहते हैं बोन्स भी वीक करता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन डी डेफिशिएंसी से होती है, क्योंकि ये ना खोलता है, गोलता है। उर्दू में वर्ड है कि इसको मतलब डिसॉल्व करता है आपकी जो बोन्स हैं, जो बोन हेल्थ। अच्छा ये अब गोश्त की तरफ अगर वापस आए तो इसको फ्रीज करने का भी हमारे यहाँ बहुत कल्चर है कि जिसको लंबा कितने अरसे इसको फ्रीज कर सकते हैं, और फ्रिज में भी पका हुआ गोश्त कितनी देर रख सकते हैं? देखिए कुर्बानी के जानवर का जो गोश्त है उसके 3 हिस्से होते हैं, एक आपके रिश्तेदारों का, एक आप अपना, और फिर मुस्तहिक अफराद का। अब जो आपका अपना ही हिस्सा है और जो आपको आया भी हुआ है, ये ज़रूरी थोड़ी है कि आपने, अच्छा स्पेसिफिकली नादिया आई हैव सीन दीज पीपल इन दीज डेज, दे जस्ट कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी कि हमने तो एक और डीप फ्रीजर लिया है ना, और हम कितनी देर स्टोर करेंगे। मतलब लोगों के जहन में इतना कुछ चल रहा होता है कि रान रखी हुई है चीज़ें और वो फिर पड़ी हुई हैं और फिर भरा हुआ है। 6 to 8 वीक्स से आप ऊपर गोश्त अगर स्टोरेज कंडीशन में माइनस पे भी रखते हैं, उसमें भी माइक्रोबियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। देखिए रिगर मॉर्टिस का एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल ना। एनिमल आपने हमने तो हमारा तो ये सुन्नत भी है और वो मतलब एक फेस्टिविटी भी है, और इट्स लाइक अ फेस्टिव सॉर्ट ऑफ, आप इसको फेस्टिविटी में लेके एक जो हमारी रवायत चली आ रही सुन्नत इब्राहिमी उसको पूरा करते हुए। लेकिन मुझे बताइए कि कितना स्टोर कर सकते हैं, कितनी देर तक गोश्त को किया जा सकता है? सिर्फ 6 to 8 वीक्स तक कर सकते हैं। और फ्रिज में पका हुआ गोश्त कितने दिन रख सकते हैं? वो आप ज़्यादा देर नहीं रख सकते। देखिए पाकिस्तान में इस टाइम मौसम गर्मा चल रहा है, और मौसम गर्मा में जो फ्रिज की स्टोरेज कंडीशन है उसमें ज़्यादा तेज़ी से उसमें खराबी पैदा होती है। इवन आप अगर टोटल फ्रीज भी करते हैं तो भी वो हेल्दी नहीं है। और फिर उसको थॉइंग प्रोसेस यानी अगेन रीहीट ना करें, और तकरीबन अगर आपने गोश्त पका हुआ गोश्त है तो आप उसको अगले वक्त में इस्तेमाल कर लें, उसको अगले दिन बना लेके होना चाहिए। और ये अच्छा, हमारे पता है एक और रिवाज है कि किसी एक बंदे ने खाना खाना है, हाँ। पूरा खाना गर्म करके ना टेबल पर रख दिया जाता है। मैं तो इतना थकती हूँ, मैं कहती हूँ एक ने खाना है थोड़ा सा खाना के साथ क्या यानी कावा पिया जाए, ग्रीन टी पी जाए, क्या एक दिन पहले बना के अगले दिन तड़का लगा के भी सर्व करती हैं। यही करते हैं कि जी ये कोई बात नहीं, बच जाएगा, कोई बात नहीं, कल काम आ जाएगा। और वाकई हमारे फ्रिज कितने सारे नहीं काम कर रहे होते हैं, वो आप फ्रिज है वो सिर्फ हल्का
कूल हैं, लेकिन वो उतना टेम्परेचर नहीं है जितना खाने को रखने के लिए ज़रूरी है। फ्रिज की मैं बात कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल में उसी वक्त बनाएं, दस्ती खाएं और बस खत्म, बर्तन धोएं और जाएं रेस्ट करें। बिल्कुल सही है। तो जवेरिया बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू सो मच, और बताया कि भाई किस तरीके से खाया जाए और क्या किया जाए। कि जो आप ड्रिंक्स लेते हैं ये बड़ी नुकसानदेह होती है, और खाने के साथ तो बार भी होता ही है कि भाई क्वांटिटी का भी ख्याल करें, कम खाएं, आपका अपना पेट है और वो एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है। और प्लीज़ ये जो लोग इंसिस्ट करते हैं, जिद करते हैं और लें, खाएं, प्लेटों में डाल रहे हैं, नहीं जी खाना पड़ेगा, नहीं हम खा के आए, मत करें ऐसे। किसी को आप एक दफ़ा पूछें और उसके बाद छोड़ दें, क्योंकि ओवर ईटिंग वो आपकी खुशी में तो कर लेंगे, उसके बाद अस्पताल का बिल तो आपने नहीं देना। आप लोगों तक पहुंचाते हैं वो, ये ज्यादा अच्छी बात है। फोर्स ना करें, फोर्स फीड ना करें। मैं भूल गया था। इजाजत दीजिए हमें, वक्त फिर से खत्म हो गया इतनी जल्दी, पता नहीं चला। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सी यू टुमारो।